कुछ ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे। मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट में इन दो गुरुजनों का हाथ रहा है, हनुमान सिंह जी जोधा और प्रोफेसर इकबाल नारायण। प्रोफेसर इकबाल नारायण तो मेरे टीचर भी नहीं रहे, दूसरी बार कभी मिले भी नहीं, केवल दूर से ही दर्शन होते थे कि हाँ इकबाल नारायण जी जा रहे हैं, क्योंकि नए नए आए थे यूनिवर्सिटी में, इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि जा कर के उनको। और थोड़ा सा मन में ये भी था कि इस बंदे ने मेरे को पॉलिटिकल साइंस में डाल दिया लेकिन बाद में सोचा कि अच्छा हुआ। सर, पॉलिटिशियंस के रूप में आप कई मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स के साथ आप रहे हैं, सीधा संवाद भी हुआ है। कौन कौन से चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर से विशेष आपका अटैचमेंट रहा या उनसे जो संवाद रहा? देखिए, मिनिस्टर के तौर पे यदि मैं कहूँ, चौधरी गंगाराम जी जैसा विद्वान और न्यायप्रिय पब्लिक सर्वेंट, वो अद्वितीय श्रेणी के थे। इसके अलावा एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जिस व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए उनसे जो भी संपर्क में आया उनके लिए जो निस्वार्थ भाव से जिस व्यक्ति ने हमेशा मदद की, प्रोफेसर सांवरलाल जाट। मुख्यमंत्रियों से यदि मैं कहूँ तो जब से मैं जॉब में आया उसके बाद 3 मुख्यमंत्रियों से मेरी मुलाकात भी रही। तीनों ने ही अलग अलग समय पर मेरी मदद भी की। नमस्कार साथियों, आज हमारे इंटरव्यू पॉडकास्ट में हैं हमारे अभिभावक संरक्षक श्री जस्सा राम जी चौधरी, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और कई विभागों में पदस्थापित रहे, कई ट्रिब्यूनल्स में रहे। तो सर, आपका पहले तो बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू किवाड़ा जी। सर, एक शानदार लाइफ, शानदार करियर, बहुत से लोगों की आप प्रेरणा स्रोत है। कहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई और किस तरीके से आगे बढ़ी? देखिए, ज़िंदगी की शुरुआत तो सभी की जैसे होती है, घर से होती है, गांव से होती है, उसी तरह से मेरी भी शुरुआत एक छोटे से गांव जो डीडोना तहसील जिला डीडोना कुचामन में है, वहाँ से हुई। गांव से प्राइमरी स्कूल ही थी, जी। पास किया। उसके बाद ननिहाल गए, सीकर ज़िले में मेरा ननिहाल है, लोसल के पास। लोसल की स्कूल में मैंने ग्रेजुएशन वो 8th पास किया, मिडिल पास किया। उसके पश्चात चूँकि मेरे पूरे कुनबे में 8वीं पास करने वाला पहला स्टूडेंट मैं ही था। क्या बात। तो घर वालों ने कहा कि खूब पढ़ लिया, अब तो आसाम चले जाओ नौकरी करने। उस समय आपके नागौर डीडवाना बेल्ट के लोग काफ़ी काम के लिए आसाम वगैरह जाते थे। हाँ, देखिए, मारवाड़ी लोग आसाम में खूब थे और उनको इसी इलाके के लोग जो उनकी बात को, बोली को समझ सकते हैं, ऐसे लोगों को वो सेल्समैन और मुनीम वगैरह रखना पसंद करते थे। अच्छा। तो मेरी बुआ जी के 2 लड़के थे, दोनों मेरे से बड़े भाई थे। तो वो दोनों गुवाहाटी रहा करते थे। वो जी। छुट्टी आए हुए थे और वापस जाने से पहले ननिहाल हमारे गांव आए दोनों मिलने के लिए। तो मेरे पेरेंट्स ने भी कह दिया कि भाई छोरा खूब पढ़ लिया, अब राम कुमार तुम इसको साथ ले जाओ। जी। तो उसने कह दिया कि 6 महीने तक तो बोली सीखनी होगी आसाम की, तो पगार कुछ नहीं मिलेगी, रोटी मिल जाएगी बस खाने के लिए, और उसके बाद पगार मिलेगी और जाने का खर्चा भी। तो 200 रुपये पकड़ा दिए मेरी माँ ने उनको कि ठीक है, ये पैसे ले जाओ रास्ते के खर्चे के और इसको साथ ले जाओ। तो आप उनका चले गए? नाम कैम्सर है। मैं उनके साथ चला गया चुपचाप, और वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट किया, भाई मेरे को आपके साथ गुवाहाटी नहीं जाना, मुझे तो पढ़ना है। मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे पढ़ना है। तो मैंने पैसे वापस ले लिए, मैं स्कूल गया, टीसी कटवाई और नेक्स्ट डे मोलासर स्कूल में जाके 9th में एडमिशन ले लिया। ये पढ़ने का जुनून था आपका? हाँ, पढ़ने की इच्छा थी मेरी शुरू से। अच्छा, तो फिर मौलासर आ गए? मोलासर से सेकेंडरी किया। उसके बाद मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया, जी। मैं समझता हूँ 2 बार आया था। फर्स्ट टाइम 9th में, जब मुझे एक हनुमान सिंह जी जोधा नाम से टीचर मिले, और मुलाकात तो उनसे अनायास हुई, लेकिन पता नहीं
वो एक संयोग था या मेरा सौभाग्य कहिए। वो जो क्वार्टर में रहते थे तो अपने साथ में काफ़ी सारे बुक्स और लिटरेचर की कुछ दूसरे लिटरेचर साथ में रखा करते थे, बड़ा सा थैला रखते थे। तो उनकी इच्छा रहती थी कि कोई भी स्टूडेंट उनका थैला उनके क्वार्टर तक पहुंचा दे, क्योंकि हमारी हॉस्टल और स्कूल बैक टू बैक थी। तो मैं जो ही स्कूल से निकला हॉस्टल की तरफ जाने लगा, उन्होंने मुझे रोक लिया और रोक करके नाम पूछा, क्लास पूछी। मैंने कहा 9th में पढ़ता हूँ। हॉस्टल में रहते हो? मैंने कहा हाँ। तो ये तेरी किताबें रख के आ जा, वापस आओ। मैं रख के आया, मेरे को थैला पकड़ा दिया कि आजा पीछे पीछे। मैं थैला ले गया और उनके घर पे 2 बच्चे रहते थे। वो दोनों गरीब परिवारों के थे जिनको वो पढ़ाते थे साथ रख करके। एक का नाम घेंसालाल था, दूसरे का लिखमाराम लखारा था। तो उनको आवाज़ लगाई, वो आते ही, वो तो पहले से ट्रेंड थे, आते ही मेरे हाथ से थैला लिया और मुझे कह दिया तुम जाओ। मैंने सोचा भाई आज तो ये आफत आ गई। तो दूसरे दिन फिर वही ड्रिल हुआ। तीसरे दिन मैंने कुछ चतुराई करने की कोशिश की, बचने का प्रयास किया। बचने के लिए। तो 5 मिनट पहले निकल लिया मैं क्लास से। मैंने कहा पहले ही भाग जाता हूँ हॉस्टल, देखे कैसे पकड़े। लेकिन वो गुरुदेव तो वास्तव में गुरु थे, वो भी एडवांस में ही वहाँ गेट पर बैठे मिले। बोले धीरे चल भाई, गिर पड़ेगा, तेरी किताबें रखी यार, वापस आके थैला ले ले। और फिर थैला मेरे हाथ में देते हुए उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी अब रोजाना की ड्यूटी है, तो चाहे भाग और चाहे दौड़ और चाहे धीरे चल, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। लेकिन ये तुम्हारी रोजाना की ड्यूटी है। लेकिन फिर उन्होंने, जो हमारी क्लास में वो इंग्लिश पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 3 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था, तीनों लैंग्वेज में। तो उन्होंने पहले तो संस्कृत मेरे से पढ़वाना शुरू किया कि अब क्लास को तुम ही पढ़ाओगे, गलती होगी वो मैं सुधारूंगा। तो मेरी मजबूरी हो गई कि मैं पहले हॉस्टल में पढ़ के आता था, जो पढ़ाना होता उसके लिए पढ़ के आता, तो वो सेल्फ स्टडी अपने आप हो जाती थी। तो आपको 9th क्लास से टीचर भी बना दिया उन्होंने? हाँ, तो वो एक मजबूरी होगी कि आप पहले खुद पढ़ो, तभी पढ़ा पाओगे। तो पहला ये टर्निंग पॉइंट था। मैंने फिर ग्रेजुएशन के लिए डीडवाना कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उस वहाँ प्री यूनिवर्सिटी कोर्स हुआ करता था, PUC। और जोधा साहब ने मुझे कहा कि तुम ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रखोगे और तुझे इंग्लिश से ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। उन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचान लिया। अब जैसा भी था, लेकिन शायद उन्हीं का प्रभाव था कि मैं 8th तक कभी भी क्लास में मेरी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, और बोर्ड में आई वाज टॉपर, स्कूल का टॉपर था मैं सेकेंडरी में, मौलासरी स्कूल का। तो शायद ये उन्हीं की मेहरबानी थी और उन्हीं का मार्गदर्शन था, जिसकी वजह से मैं इतना कुछ कर पाया। ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद जयपुर आया यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से करने के लिए। एडवांस मार्कशीट लिया मैंने एडम ब्लॉक से, और उसके बाद चूँकि डिपार्टमेंट कहाँ है ये तो जानकारी थी नहीं, मैं TC मेरे कॉलेज से ले आया था, भांगड़ कॉलेज डीडवाना से। अब किसी को पूछताछ करके जाना था, तो एक सज्जन जो सामने से आ रहे थे, थोड़ा उम्र में ठीक ठाक थे, तो मैंने सोचा ज़रूर कोई यूनिवर्सिटी के ही एम्प्लॉय होंगे। तो मैंने उनसे नमस्कार किया और मैंने पूछ लिया कि इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट कहाँ है जी। तो उन्होंने कहा कि एडमिशन लेने आए? मैंने कहा हाँ जी। इंग्लिश में? मैंने कहा हाँ जी। कहाँ से आए हो? मैंने कहा भांगड़ कॉलेज डीडवाना से। अच्छा, भांगड़ कॉलेज से आए हैं। तो मौलासर के बाद आप डीडवाना भांगड़ कॉलेज कॉलेज के लिए ग्रेजुएशन से किया, डीडवाना से किया। तो उन सज्जन ने पूछ लिया कि इंग्लिश में क्यों लेना चाहते हो? मैंने कहा जी मेरे गुरुजी ने कहा है कि इंग्लिश से MA करनी है, तो मेरे PUC और ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है। बोले कौन से गुरुजी ने? मैंने कहा हनुमान सिंह जी जोधा। उन्होंने तपाक से कहा कि इस नाम से तो भांगड़ कॉलेज में कोई लेक्चरर है ही नहीं।
मुझे अचंभा हुआ कि ये सज्जन कौन है जिनको भांगड़ कॉलेज के लेक्चरर्स की जानकारी है। तो मैंने कहा नहीं साहब, वो भांगड़ कॉलेज में नहीं, वो मोलासर स्कूल में थे सेकंड हेड मास्टर, वो मेरे गुरु थे। उन्होंने कहा था कि अच्छा अच्छा। तो बोले चन्नाराम चौधरी को जानते हो? मैंने कहा हाँ जी, वो तो प्रधान है हमारे डीडोना के। अच्छा, फिर उन्होंने एक सरपंच साहब का नाम लिया कि देवाराम जी सरपंच को भी जानते हो? मैंने कहा हाँ, दौलतपुरा के सरपंच है, उनका बेटा हरकरण हमारे साथ पढ़ता है, उसने भी ग्रेजुएशन कर ली, वो भी आएगा यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, या आ गया होगा। वो बीकॉम किया है उसने, मैंने बीए किया है। मन में सोचता रहा ये कौन बंदा है जिसको प्रधान और सरपंच तक की जानकारी है। तो बोला ला कागज दिखाओ। मैंने मार्कशीट और टीसी उनको दे दी। उस समय तक आपका कोई खास परिचय नहीं उनसे? बिल्कुल ही नहीं, खास तो दूर की बात है। यही संवाद हो रहा था? हाँ, खड़े खड़े मैदान में खड़े खड़े उन्होंने देख के बोले नहीं, तुम्हें इंग्लिश में नहीं लेना एडमिशन, पॉलिटिकल साइंस में लेना। मैंने कहा ना गुरुजी, मेरे को तो इंग्लिश में ही लेना है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आओ। वो वापस मुड़ गए, मेरे कागज उनके हाथ में, और वापस मुड़ गए कि आ जाओ। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे गए, और जिस तरफ ले जाते मैंने आगे देखा तो राजनीति शास्त्र विभाग। मैंने कहा ये तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ही ले जा रहे हैं। फिर उनकी उम्र और वो सब देख करके मैंने सोचा भाई ये वो जो सामने विभागाध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ है, प्रोफेसर एच.जी. पंत, ये शायद वो पंत साहब ही है, वो अपने डिपार्टमेंट में ले जा रहे हैं मेरे को। तो वो तो पर्दा लगा हुआ था चैम्बर के गेट पे, पर्दा हटाया तुरंत और अंदर एंटर कर लिया। तो मैं कंफर्म हो गया कि ये वही है। लेकिन मेरा आश्चर्य तो तब हुआ जब सामने जो हेड साहब बैठे थे वो तुरंत खड़े हुए, खड़े होकर नमस्कार किया। सर नमस्कार, आप कैसे? तो कहा कि ये बच्चा भांगड़ कॉलेज डीडवाना से आया है और इधर उधर भटक रहा था, मैं आपके डिपार्टमेंट में एडमिशन करवाने आया हूँ इसका। अब मैं सोचूं यार ये है कौन। खैर उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो आपने बड़ी तकलीफ की, लाओ मुझे दो, एडमिशन मैं कर देता हूँ। वो तो वापस मुड़ के चले गए। उन्होंने अपने घंटी बजाई, बाबू को बुलाया, बोले इस बच्चे का एडमिशन करना है। वो कागज़ मेरे बाबूजी ले गए, मैं बाबूजी के पीछे पीछे। और बाबूजी ने एक फॉर्म निकाल के दिया कि चलो ये फार्म भर दो। मैंने फार्म भरने से पहले पूछा, मैंने कहा बाबूजी फीस कितनी है? क्योंकि मुझे वो अवसर ठीक लगा कि अब मैं इन बाबूजी से तो मेरे कागज़ वापस लेके चला जाऊंगा और इंग्लिश में एडमिशन ले लूँगा। तो उन्होंने कहा कि 260 रुपये। मैंने कहा बाबूजी मेरे पास तो पैसे तो नहीं है, फीस के पैसे तो नहीं है, मैं तो इतना किराए भाड़े जितने पैसे लेके आया, तो फीस तो मेरे पास नहीं है। तो बोले ताकि यहाँ से कैंसिल होकर इंग्लिश में चले जाओ। हाँ, पैसे तो थे मेरे पास, मैंने बहाना बनाया। पर उस शख्स को उस समय तक आप पहचान नहीं पाए? हाँ, उसको नहीं पहचाना। तो फिर उन्होंने, बाबूजी ने कहा कि बिना पैसे तो एडमिशन नहीं हो सकता। उन्होंने वो फॉर्म वापस ले लिया, उठे, मेरे कागज़ लिए और वापस हेड साहब, पंत साहब के चैम्बर में, मैं पीछे पीछे। हेड साहब को कहा सर इसके पास फीस के पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे से पूछा उन्होंने, पंत साहब ने कहा बेटा फीस के पैसे नहीं है। मैंने कहा जी नहीं है, मैं लाया नहीं, मैं तो किराया जितना ही लेके आया। अच्छा कोई बात नहीं। पंत साहब ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला, पर्स निकाला और बाबूजी को पैसे पकड़ा दिए कि ये लो फीस के पैसे, बेटा गांव जाके वापस आके दे देना मेरे को। वो तो मैं कैसे मना करूं कि नहीं दूंगा। इस तरह से मेरा एडमिशन पॉलिटिकल साइंस में हो गया, इंग्लिश आते आते। फिर मैंने उन बाबूजी से पूछा, मैंने कहा जो मेरे को पकड़ के लाए थे वो कौन थे? वो कौन थे? बोले तुम नहीं जानते? मैंने कहा नहीं, मैंने तो उनको रास्ता पूछा था कि इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट कहाँ है, और वो यहाँ ले आए और कागज़ मेरे हाथ में ले लिए उन्होंने। अरे वो तो प्रोफेसर इकबाल नारायण थे। नाम सुनते ही मुझे आश्चर्य हुआ कि हमने तो किताबें पढ़ी है उनकी ग्रेजुएशन में, इंटरनेशनल लॉ में, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे प्रोफेसर इकबाल नारायण तो
प्रो वाइस चांसलर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के उस वक्त, और 15 दिन बाद ही वो बनारसी हिंदू यूनिवर्सिटी के वीसी बन के चले गए। तो जब वो थे उस समय वो यहाँ वीसी थे। प्रो वीसी यानी वाइस चांसलर के सेकंड चांसलर, वाइस चांसलर। तो वो तो बहुत ही लर्नेड प्रोफेसर थे। उन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचान लिया। अब ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि उन्होंने पहचाना कि नहीं पहचाना, लेकिन हाँ वो मेरा लाइफ का सेकंड टर्निंग पॉइंट था। एक हनुमान सिंह जोधा जी, दूसरे प्रोफेसर इकबाल नारायण। फिर आपने पॉलिटिकल साइंस से कर लिया? हाँ, एमए किया और उसी ड्यूरेशन में 2 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, जिसमें एक में सिलेक्शन हो गया, एक बैंक का दिया था, दूसरा LIC का दिया। जब आप उधर से बुआ जी की बेटों से पैसा लेके वापस इधर पढ़ने आ गए तो माँ बाप ने कहा कि 15 दिन बाद गया मैं गाँव। 15 दिन तक गया ही नहीं, क्योंकि हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। अच्छा। पैसे थे ही, फीस ज़्यादा थी नहीं स्कूल में। हाँ। हॉस्टल की 25 रुपये फीस थी। तो कभी इससे ऐसा भी लगता है कि कभी कभी घर वालों से बगावत भी आपको कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट पे ले जाती है अच्छे कार्य के लिए? देखिए, इसको मैं बगावत नहीं कहूँगा, मैं ये कह सकता हूँ कि पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बचपन से इंट्यूशन से होती आई है। जैसे मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, मेरी बड़ी दादी जी का स्वर्गवास हुआ और मेरे पिताजी उन्हीं के गोद गए हुए थे जी। तीसरा दिन था, तो उस दिन कुछ मीठा वीठा बना। मैंने माँ से पूछा कि माँ ये मीठा और ये क्यों? बोले बेटा दादी गुजर गई ना, दादी मर गई, और 12 दिन तक तो ये ओसर मोसर कार ये सब चलेगा, मिठाई चलेगी। तो मैंने उनको कह दिया ठीक है, फिर मैं तो ननिहाल जाता हूँ। आज 3 दिन हुए ना, 12 दिन तक चलेगा कहाँ? तो मैं तो 12 दिन बाद ही आऊँगा। तो मैं तो उसी दिन वापस ननिहाल चला गया। ये तो 8वीं क्लास का समाजवादी विद्रोही स्वभाव था। 73 की बात है। तो मैं 10 दिन तक घर पे नहीं रहा, 12 दिन पूरे होने के बाद ही मैं घर आया। और 73 का वो दिन और आज मैं कभी ओसर मोसर में शामिल होता है, नींद नहीं घर पे होने देता। इसके लिए मुझे किसी ने शिक्षा नहीं दी थी। स्वप्रेरणा से। बहुत बड़ी बात है, मन का संकल्प और वो भी सुधारवादी दृष्टिकोण। तो अब ठीक है, अब जैसे ये भी एक संयोग है कि हनुमान सिंह जी जोधा साहब ने मुझे ही वो जिम्मा क्यों दिया, जबकि मैं हाइट में भी बहुत छोटा था। जब मेट्रिकुलेशन किया तब 4 फीट 10 इंच हाइट थी। तो हमारे तो हॉस्टल के 2 लड़के थे, एक सुल्तान सिंह पावड़िया और एक लादू सिंह राठौड़ झाड़ोद का। दोनों अच्छे वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, अच्छे हट्टे कट्टे लंबे। तो वो तो मेरे को तो मेरे दोनों बाएं पकड़ करके ऊपर उछाल देते थे बॉल की तरह उछाल देते थे। खेल का शौक आपके शुरू से ही था? हाँ, मैं स्कूल की तरफ से भी हॉकी खेला है, मैंने कॉलेज की तरफ से भी खेला है। अच्छा। हाँ। हॉकी और बैडमिंटन 2 शौक आपके? नहीं, बैडमिंटन स्टूडेंट लाइफ में नहीं था, ये तो सर्विस पीरियड में। RS की ट्रेनिंग के दौरान OTS में HCM रिपा में सीखा खेलना ही। अच्छा। इससे पहले कभी बैडमिंटन पे हाथ नहीं आजमाया। लेकिन अब आपका ये सबसे पसंदीदा खेल है? हाँ, अब पसंदीदा खेल बैडमिंटन है। अच्छा, तो पॉलिटिकल साइंस से जब वहाँ से हो गया, उसके बाद में फिर आप सर्विस में आ गए? हाँ, मेरा पहला सिलेक्शन फॉरेस्टर के तौर पे हुआ था वन विभाग में, और वो भी मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम दूँ, फार्म भरूँ, ये भी इच्छा नहीं थी। लेकिन चूँकि मेरे 2 रूममेट थे, एक अर्जुन राम जी, दूसरे रामेश्वर जी, वो दोनों BSc ग्रेजुएट थे, साइंस ग्रेजुएट थे। फॉरेस्ट की जॉब में साइंस को ही अप्रोप्रिएट माना जाता है, और रेंजर ग्रेड फर्स्ट का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें केवल BSc ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं जी, नन एल्स। तो फॉरेस्टर के लिए कोई भी कर सकता था ग्रेजुएट। तो मैं बीइंग आर्ट्स ग्रेजुएट स्टूडेंट, उन्होंने कहा भाई हम दोनों तो फार्म भरेंगे ही,
तुम भरोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, इसलिए तुम हमारे लिए फार्म भर दो। मैंने फार्म भर दिया, ताकि पढ़ाई साथ साथ हो जाए। साथ साथ पढ़ाई हो जाए। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों क्वालिफाई नहीं कर सके, रिटर्न एग्जाम पास और नहीं आप हुए, कर मैं गए। पास हो गया। फिर फिजिकल हुआ SMS स्टेडियम में, वो क्लियर करना ही था, कर लिया। देर आफ्टर इंटरव्यू के लिए कॉल आया, मैं इंटरव्यू देने गया तो जो ही इंटरव्यू बोर्ड रूम में मैं एंटर हुआ, सामने 3, उस समय इंटरव्यू RPSC लेती थी? नहीं डिपार्टमेंट लेता। डिपार्टमेंट। तो बोर्ड रूम में सामने 3 सज्जन बैठे थे, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर, और जो बीच में विराजमान थे वो मेरे मकान मालिक थे, मिस्टर विष्णु दत्त शर्मा, जो उस वक्त चीफ कंजर्वेटर ऑफ वाइल्ड लाइफ थे। ओके, जिनके मकान में आप रहते थे? उनके मकान के 2 पोर्शन थे। हम जिस पोर्शन में रहते थे वो उनके छोटे भाई थे प्रभुदत्त शर्मा, और वो उस वक्त एडिशनल SP अलवर हुआ करते थे। जी। हम उन वाले मकान के पोर्शन में रहते थे, लेकिन वो चूँकि उनका परिवार यहाँ रहता नहीं था, तो विष्णु दत्त जी से सुबह शाम जब भी मुलाकात होती, नमस्कार कर रामा लेते, से उन्हीं को हम किराया देते थे। जी। तो उन्होंने भी कह दिया, बता दिया कि ही इज़ माई टेनेंट, और फाइनली सिलेक्शन हो गया। जी। उन्होंने ही बुला करके, शाम को बुला के कहा भाई बधाई हो। तो मैंने धन्यवाद दिया, उनके चरण स्पर्श किए। फिर उन्होंने मिठाई के लिए कहा, भाई केवल चरण स्पर्श से कुछ नहीं, कुछ मिठाई भी मीठा हो जाए। मैंने कहा सुबह ला के खिलाऊंगा गरम जलेबी, जी। जनता स्टोर सेंट्रल मार्केट से, बापनगर में रहते थे, मोती मार्केट। अच्छा। खैर सुबह होने से पहले रात को ही मुझे पता नहीं क्यों मन थोड़ा सा कसेला सा हो रहा था जी। कि चूंकि इन्होंने कह दिया कि ही इज़ माई टेनेंट, तो ज़रूर इंटरव्यू बोर्ड ने मेरे को सिफारिश कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए होंगे। तो और मैं आर्ट्स का स्टूडेंट, मुझे ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। आई डिसाइडेड बिफोर आई वेंट टू स्लीप, आई डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन दिस जॉब। नई तैयारी करेंगे। तो सुबह एज यूजुअल हम तो तीनों निकले, चाय पी के खाली आता है, तो शर्मा जी लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे। देखते अरे चौधरी खाली हाथ, मिठाई कहाँ है? तो मैं फिर उनके पास गया, फिर सुबह सुबह उनको धोख लगाई। उन्होंने कहा सर मिठाई तो नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? सर मैं ये नौकरी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? पढ़ते किस लिए? मैंने कहा नौकरी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन ये नौकरी नहीं करूँगा। बार बार उन्होंने समझाया, मैंने कहा सर कुछ भी समझाओ, कुछ भी कहो, मैं ये नौकरी नहीं करूँगा। आई डिसाइडेड कि नहीं करनी है। वो समय था कोई मार्च अप्रैल के आसपास का। फिर गांव गया, मेरे ही गांव के एक और सज्जन यहाँ 3 साल सीनियर थे मेरे से, पढ़ते थे, वो पहले चले गए। उन्होंने मेरे घर वालों को ये बात बता दी को तो नौकरी छोड़ दी उसने कि उसकी नौकरी लगी थी फॉरेस्टर की, और वो कह रहा है मैं तो नहीं करूँगा। तो घर वालों ने, मैं गया तो वैसे तो घर वाले खुश होते, लेकिन और वो उस बात दिन सुन के नाराज मुंह फुलाए बैठे। गाँव आने की भी क्या ज़रूरत है जब आई हुई नौकरी को नहीं कर रहे तो। अरे भाई पढ़ा किस लिए रहे? नौकरी के लिए। हाँ, मैंने कहा नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ और नौकरी करूँगा, लेकिन ये नौकरी नहीं करूँगा, ऊँची करूँगा, दूसरी करूँगा। खैर अब वो घर वाले तो ज़्यादा क्या समझें, लेकिन उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की और बोले अब हम तेरे को पढ़ने के लिए पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूँगा। कैसे पढ़ लूँगा? तो मैंने कहा एक तो बैंक में 80 डेज़ की नौकरी होती है टेम्परेरी, वो कर लूँगा, 3 महीने की तनख्वाह मिल जाएगी तो उससे काम चला लूँगा। वो जो गांव का सज्जन था वो वहीं बैठा था, बोले वो तो कॉमर्स वालों को मिलती है, और इसके तो तू पॉलिटिकल आर्ट्स साइंस का, है। मैं साइंस का, अपने को नहीं मिलती। आज जब मैंने कहा कोई बात नहीं, सिटी बस में कंडक्टरी कर लूँगा, लेकिन मैं पढ़ भी लूँगा और नौकरी भी ले लूँगा। खैर होली के राम के दूसरे दिन डीडवाना गया मैं साथी साइनों से मिलने के लिए। वहाँ हमें कॉलेज के
बाबूजी मिल गए, नक्की ओझा, नवल किशोर ओझा। तो उनसे मैंने नमस्कार किया। उन्होंने कहा, अरे चौधरी, मेरे को चौधरी बोलते थे वहाँ कॉलेज में और डीडवाना हॉस्टल में। अरे चौधरी, मैं सोच ही रहा था, कई बार सोचा कि तेरे पास कैसे समाचार करूं। 2-3 महीने से मैं सोच रहा था। मैंने कहा, क्यों ओझा साहब, क्या बात है बाबूजी, और कोई वारंट वगैरह तो नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, वारंट नहीं, तेरी स्कॉलरशिप आई पड़ी है। मैंने कहा, है? कहाँ स्कॉलरशिप आई हुई पड़ी है तेरी? मैंने 2 साल पहले एक नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप का, नीट कम मेरिट का होता था, वो टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरा हो गया। तो मैंने कहा, बाबूजी चलो। खैर बाबूजी ने मेहरबानी करी, जा कर के देखा तो 4,747 रुपये की स्कॉलरशिप थी। ग्रेट। उस ज़माने में इतना पैसा साल भर में खर्च ही नहीं होता था। तो मुझे 4,700 रुपये मिल गए, 1 साल की पढ़ाई का खर्चा मिल गया। और मैं उस वक्त भी, अभी जो जयपुर में जेडीए है, इसके सामने एसबीआई की ब्रांच है, ये पहले एसबीबीजे की ब्रांच हुआ करती थी जी। और मैंने यूनिवर्सिटी में 2 साल रहा, तो मैं बापू नगर में ही रहा। पहले साल मोती मार्ग पे, दूसरे साल शिवाड़ी एरिया में जी। तो उस बैंक में मैं खाता रखता था, बचत खाता, गांव से पैसा लाता, उसमें जमा करवा दिए पैसे? उसमें जमा करवा देता था। बाय द वे, गर्मियों की छुट्टियों से पहले LIC का एग्ज़ाम हुआ, उसमें एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, रिटर्न इंटरव्यू हुआ और उसके बाद सिलेक्शन हो गया। चूँकि उसमें मेरा 10th पोजीशन थी ओवरऑल, तो मेरी पसंद की जगह, यानी मैंने जयपुर डिविजनल ऑफिस में ही पोस्टिंग मांगी, वहाँ पोस्टिंग मिल गई। तो फाइनल ईयर भी हो गया और मेरा जॉब भी चलती रही। तो जिन घर वालों ने मुझे फाइनल ईयर के लिए पैसे देने से मना कर दिया था, वो व्यवस्था भी हो गई? हाँ, व्यवस्था नहीं, मैं जब पहली बार घर गया तो घर वालों को मैंने 5,000 रुपये दिए, तो उन्होंने सरप्राइज किया। लेकिन फिर मैं 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां थी, मैं प्रीवियस और फाइनल के बीच, मैं गांव नहीं गया, यहीं रहा मैं। और यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में, दिन में लाइब्रेरी में पढ़ता था, सुबह शाम मेरे रूम में पढ़ता था, ऑल एलोन। कोई परिचित शक्ल दिखाई नहीं देती थी जयपुर में उस जमाने में। पढ़ने बहुत कम लोग आते थे, न कोई लेक्चरर। अच्छा, गर्मी की छुट्टियों में? गर्मियों की छुट्टियों में सब गांव, जो परिचित लेक्चरर थे सब गांव, जैसे प्रोफेसर डी राम जाट साहब, प्रोफेसर गौड़ साहब, प्रोफेसर BR चोइल साहब, प्रोफेसर मनोहर पुरी, प्रोफेसर श्यामलाल जाट, प्रोफेसर रतनलाल, ये परिचित थे। लेकिन कोई रहता नहीं था गर्मियों की छुट्टी में, कोई नहीं रहता था, न कोई स्टूडेंट, अकेला था। कभी कभार उदासी भी होती, लेकिन ठीक है, जो भी था, एक निश्चय कर रखा था कि इन 3 महीने की छुट्टियों में मुझे डट करके पढ़ाई करनी है। तो दिन में सेंट्रल लाइब्रेरी, सुबह शाम मेरे रूम पे, ये मेरी दिनचर्या रही 3 महीने की। एंड इट पेड मी, मेहनत का फल मिला। इसका मेहनत का फल इस लिहाज से मिला कि इसके बाद जो मैंने LIC का एग्ज़ाम दिया, फिर ये 83 का RS का एग्ज़ाम दिया, तो RS के एग्ज़ाम में देखिएगा कि शायद ही किसी कैंडिडेट के इस तरह का एग्ज़ाम का शेड्यूल आता हो जी, जो मुझे मिला। किस टाइप का RS का शेड्यूल मिला आपको? उस ज़माने में जो रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न होता था, 7 पेपर होते थे, 3 कंपलसरी और 4 ऑप्शनल पेपर होते थे। 3 कंपलसरी तो हिंदी इंग्लिश GK होता और 4 ऑप्शनल अपनी सुविधा के मुताबिक लिया जाता। और एग्ज़ाम शुरू होता तो फर्स्ट डे GK का एग्ज़ाम होता, एक ही पेपर होता फर्स्ट डे। नेक्स्ट डे हिंदी और इंग्लिश फॉरनून आफ्टरनून में कंप्लीट हो जाते। थर्ड डे छुट्टी होती, कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। फोर्थ डे से ऑप्शनल पेपर शुरू होते और वो लंबा 1.5 महीने तक चलता था, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट के
दो पेपर में क्लेश नहीं होना चाहिए कि एक साथ ही आ जाए एक ही टाइम में, एक ही पारी में। तो व्यवस्था इस तरह की होती थी कि 1-1.5 महीने तक वो चलता था। हाँ, नाउ यू सी कि उस वक्त जब इतना कंप्यूटराइजेशन भी नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, आईटी सॉल्यूशंस तो थे ही नहीं उस वक्त, इसके बावजूद आरपीएससी इस तरह से शेड्यूल बनाती थी एग्जाम का कि किसी भी कैंडिडेट के 4 पेपर में से 2 पेपर किसी भी एक दिन सेम पारी में नहीं होते थे, ऑफलाइन होते थे सारे। और आज हमारी यूनिवर्सिटीज में और आरपीएससी में सब में बहुत टेक्नोलॉजी आ इस गई। तरह से हो रहा है कि जो कल पेपर होना है वो आज पेपर बट रहा है। बहुत सारी गड़बड़ी आ रही, इतनी सारी जो तकनीक अपडेटेशन के क्वेश्चन बावजूद पेपर की जगह आंसर शीट बट रही है। लेकिन उस समय कम संसाधनों में भी सावधानी और एक्यूरेसी पूरी थी। वो कमिटमेंट का था मसला है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो कितने अपने काम के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभाते हैं, उस बात का परिचय था, कितनी वो अकाउंटेबिलिटी समझते हैं खुद की जी। ये इस बात का सबूत है। तो मेरा जो शेड्यूल आया, फर्स्ट डे जीके, सेकंड डे हिंदी इंग्लिश, थर्ड डे छुट्टी सबकी, फोर्थ डे सुबह शाम एक पेपर, फिफ्थ डे अगेन सुबह शाम एक पेपर, यानी एक दिन के बीच में छुट्टी और फिर लगातार पेपर। पहले 2 दिन में तीनों ऑप्शनल क्लियर, नेक्स्ट 2 दिन में चारों पहले कंपलसरी क्लियर, बाद में चारों ऑप्शनल क्लियर। इतना टाइट शेड्यूल। लास्ट पेपर था मेरा ICHL का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड लॉ, दरबार हायर सेकेंडरी स्कूल जालूपुरा, उसमें था। मई का महीना, दोपहर बाद का गर्मी का सीजन, मेंटल और फिजिकल फैटिग तो थकान तो थी जबरदस्त। आई थिंक, आई डोंट नो कि वो इन्विजिलेटर कोई एंजल था, कम से कम उस पेपर के दौरान 10 बार उसने आकर के मेरे सिर पे रूल से यूं करके कि सो मत, एग्जाम देने आया है। लास्ट वाले पेपर में सो मत, एग्जाम देने आया है। मेरे को नींद आ जाती, वो आकर के जगाता, सो मत, परीक्षा देने आया है। क्या चिंता थी उस आदमी को। कोई फरिश्ता ही था। हाँ, मेरे लिए फरिश्ता था, बिल्कुल। और वही पेपर तिवाड़ा जी मैं आपको बताता हूँ, ICHL का पेपर यदि वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट में ही होता तो आई कुड हैव स्कोर्ड 175 to 180 मार्क्स आउट ऑफ 200. It was that damn easy for me. लेकिन मेरी उस मानसिक और शारीरिक थकान की परिस्थितियों की वजह से और वो नींद में मेरा टाइम जाया होने की वजह से मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सका। 129 नंबर आए आउट ऑफ 200, फिर भी सिलेक्शन हो गया, RS में आ गया, प्रॉपर में 1983 में आ गया। नहीं, 1983 की वैकेंसी का एग्जाम था। एग्जाम मई 84 में हुआ, फिर इंटरव्यू अक्टूबर 84 में हुआ, और 31 अक्टूबर वाज द लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू। और उस जमाने में भी उस वक्त प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं होते थे, एक ही एग्जाम होता था सीधा ही। अच्छा। और करीब 10,000 स्टूडेंट तो होते ही होते थे, क्योंकि मेरे रोल नंबर 10,652 थे। आज भी याद है मुझे, मेमोरी बहुत गजब आपकी। 10,652 रोल नंबर था मेरा। तो इसका मतलब इतने कैंडिडेट तो थे ही ना। बिल्कुल। इसके बावजूद सेम डे रात में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था, सेम डे। जिस दिन इंटरव्यू की लास्ट डेट होती, क्योंकि जो इंटरव्यू के होते जाते पर डे उसकी फीडिंग उसके रिटर्न वालों के साथ होती जाती, तो इसलिए लास्ट डे में उनको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत बस केवल वो मेरिट बनानी होती है। उस समय रोल जो रिजल्ट्स आते थे वो रोल नंबर की तरह आती थी अखबार में, रोल नंबर की तरह आती थी। उसमें भी मेरे साथ काफ़ी
मजाक सा हो गया। मैं LIC में डीडोना ब्रांच में पोस्टेड था जब RS का रिजल्ट आया। RS का रिजल्ट आया। तो एक हमारे साथी थे जो भीलवाड़ा के रहने वाले थे और सैटरडे को गांव चले जाते थे, मंडे को मॉर्निंग में आते थे। तो मंडे को जब वो भीलवाड़ा से आए तो अजमेर से दैनिक नवज्योति अखबार लेते हुए आए। अखबार लेते आए, रास्ते में पढ़ा होगा और आके ऑफिस में बैठ गए। न उन्होंने ध्यान दिया न मैंने पूछा, और मुझे पता भी नहीं था भाई कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। फिर चूंकि पहले तो हम ये उम्मीद में थे भाई कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है इंटरव्यू की, तो 31 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होगा 31 अक्टूबर 84 वाज एन अनफॉर्चुनेट डे फॉर आवर कंट्री। ऑन दैट डे इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड। उसी दिन आपका रिजल्ट आया? उसी दिन रिजल्ट आना था, जिस दिन हमारा रिजल्ट आना था उस दिन सुबह इंदिरा जी की हत्या हो गई। इस वजह से ऑफिसेज भी सारे बंद हो गए और हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होना भी डिले हो गया। तो उसके बाद भी ये पता ही नहीं था कि कब आएगा। तो ये 7 नवंबर को डिक्लेयर हो गया। 6 को हो गया था, 7 को हमें पता चल गया, 6 को डिक्लेयर हो गया था। अखबार में एक दिन बाद ही पता चल लगता था। तो वो जैन साहब अखबार लेके आए थे और वही सज्जन मेरे गांव वाले जो मेरे से पहले यहाँ जयपुर थे, उन्होंने भी दिया था, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। वो उनको पता चल गया था डीडवाना बस स्टैंड पे कि आज RS का रिजल्ट आया। तो वो भागी भागी मेरे ऑफिस आए और बोले, अरे चौधरी आज रिजल्ट आ गया, क्या हुआ तेरा? मैंने कहा आ गया, कहाँ देखा नहीं? मैंने कहा पता नहीं, देखते तो कहाँ, अखबार में तो आया नहीं। बोले यहाँ के अखबारों में नहीं आया, कुचामण जो अखबार आए हैं ना अजमेर से, उनमें है। तब उस जैन ने कहा, अरे अगर मैं अजमेर से अखबार तो मैं लेके आया हूँ, इसमें देखो। तो देखा उसमें रिजल्ट था। अब मुझे तो देखने ही नहीं दिया और वो भाई लोग मेरा रिजल्ट देखने लग गए। रोल नंबर बताया, मैंने बता दिया 10,652 है। अब वो 10,652 देखे, कभी कोई कहे मेरे को देखने दो, कोई कहे मेरे को देखने दो। उस समय की उत्सुकता ऐसी मेरे होती है। धधक धधक हो रहा था, धक 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 धक, कि यार ये बार बार कभी कोई कह रहा है कभी कोई कह रहा है, इसका मतलब नंबर तो नहीं आया। फिर कहा भाई ये रोल नंबर तो नहीं मिल रहा है। मैंने कहा यार एक बार मैं भी देख लूं। तो जब मैंने देखा तो ऊपर से तीसरी लाइन में रोल नंबर था। अरे मैंने कहा यार ये रहा ना 10,652, कहाँ देख रहे हो? तो देख करके फिर सारे उछल पड़े, अरे हो गया हो गया। मैंने कहा इतनी देर तुम लोगों को मिला क्यों नहीं? बोले हम तो नीचे देख रहे थे, ऊपर देखा ही नहीं। बिल्कुल। तो वो क्या है, जो कॉलम था ना उसमें एक लाइन में 9 रोल नंबर थे, तीसरी लाइन में लास्ट बट 1 था, 9-3-27 है ना, तो मेरा 26वें नंबर पे था और 26 ही पोस्ट थी जनरल के लिए। आई वाज लास्ट कैंडिडेट फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ओके, तो आपका सिलेक्शन भी अनरिजर्व्ड में हुआ? हाँ, जनरल कैटेगरी में हुआ। तो उस वक्त कोई रिजर्वेशन थोड़ा ही होता था ओबीसी का। अच्छा हाँ, उस समय तक तो रिजर्वेशन तो 2000 के बाद है। 99 में मिला। ओके, 15 साल बाद। तो उसके बाद आप प्रॉपर RS में आ गए। फिर पहली पोस्टिंग कहाँ से शुरू हुई? हाँ, फर्स्ट पोस्टिंग मुझे मिली थी महिला व बाल विकास विभाग में, बाल विकास अधिकारी हिंडौन सिटी, यानी CDPO जिसको बोलते हैं। CDPO जिसको कहते हैं। तो पहले RS को भी CDPO लगा देते थे? हमसे जस्ट पहले वाले बैच से CDPO लगाने की शुरुआत हुई थी। और ट्रेनिंग आपकी यहीं जयपुरी हुई? SCM रिपा 14 महीने की ट्रेनिंग होती थी जी, जिसमें 5 महीने की यहाँ SCM रिपा में होती थी, बाकी फील्ड में होती थी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो मुझे जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जिला अलॉट हुआ था दैट वाज सीकर। अच्छा, सीकर में आई वाज एलोन, एक ही कैंडिडेट था। हमारा बैच टोटल 40 का बैच था, उसमें से फाइनली हम 33 कैंडिडेट ही बचे थे।
अच्छा इंस्टीट्यूशनल जो टेस्ट दिया था लास्ट में, अच्छा। क्योंकि एक ने तो पहले ही ज्वाइन ही नहीं किया था, कोई मिस्टर व्यास था, उसने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसका पहले ही ऑल इंडिया सर्विस में हो गया था। ओके। और 6 कैंडिडेट जो हमारे साथ के थे वो फिर 85 का जो एग्ज़ाम था उसकी तैयारी में। यूपीएससी का, उसमें सेलेक्ट हो गए थे। ओके। तो उन्होंने आरएस ट्रेनिंग आपने यूपीएससी का नहीं दिया फिर? मैंने दिया था एक बार, अच्छा। मैंने एक बार दिया था और आई क्वालिफाइड फॉर मेंस। ओके। प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस अब वही बात है, फिर इधर सर्विस में आ गए तो फिर ज़्यादा बुरा नहीं ऐसा नहीं था। इनफैक्ट 2 कारण थे। एक कारण ये था कि उस वक्त राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी सोच थोड़ी सी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी। तो उनको लगा कि ये 33 साल की जो अपर एज लिमिट है आईएएस एग्जाम के लिए, ये थोड़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने उसको रिड्यूस करके 28 कर दिया वापस। पहले 28 ही होती थी, बीच में 33 हो गई। बीच में जब चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर थे उन्होंने 5 साल बढ़ा के 33 करवा दिया था, उसको वापस रिड्यूस कर दिया 85 में। तो आप उसमें फिर ओवरेज हो गए। तो वो हो गई वापस 28 होते ही दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट चांस। उसके बाद दोबारा तो मैं दे नहीं सकता था। तो आई थॉट कि मैं यदि रिटर्न भी दूंगा और बाय द वे क्वालिफाई कर लूँ इंटरव्यू के लिए और फिर कहीं एलाइड सर्विस में सिलेक्शन भी हो जाए, अगेन धर्म संकट होगा कि मैं उस एलाइड सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में जाऊं या इधर प्रॉपर आरएस में रहूं। प्रॉपर आरएस में रहूंगा तो उस जमाने में क्या 17-18 साल के आरएस की जॉब के बाद आईएएस बन जाते थे और होम कैडर मिलता था। तो मैंने कहा 33 साल की तो नौकरी यहाँ भी करनी है, बिल्कुल। तो 17-18 साल बतौर आरएस करेंगे, फिर 15 साल बतौर आईएएस कर लेंगे खुद के ही स्टेट में। कहाँ ऑल इंडिया सर्विस में, कहीं एलाइड सर्विस में, इधर उधर दूसरे स्टेट्स में भागते फिरेंगे। तो आपने इधर ही, इसलिए मैंने फिर मेन एग्जाम ही नहीं दिया, ड्रॉप कर दिया। तो सीडीपी हिंडौन से आपकी करियर की शुरुआत हुई एज ए प्रशासनिक अधिकारी, और उसके बाद में कहाँ कहाँ? फिर विकास अधिकारी खंडेला रहा, फिर एसडीएम झुंझुनू रहा। तो फर्स्ट एसडीएम झुंझुनू रहे आप? एसडीएम में एक ही जगह रहा, 3.5 साल झुंझुनू ही रहा। अच्छा। बाद में भी तो एसडीएम तो कई जगह रहे होंगी? कहीं नहीं रहा, एक ही बार एसडीएम रहे। उसके बाद सीनियर स्केल मिल गया। अच्छा, एडीएम का। तो आज की तरह की व्यवस्था नहीं थी कि सीनियर स्केल मिल जाए, सिलेक्शन स्केल मिल जाए तब भी एसडीएम लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आप कई जगह एडीएम रहे? हाँ, एडीएम तो हाँ मैं हनुमानगढ़ रहा, बीकानेर रहा, जोधपुर रहा और सीओ भी 3 जगह रहा। बीकानेर भी सीओ रहा, चूरू सीओ रहा, अजमेर सीओ रहा। एडीएम सीओ कई सारे डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ऐसे भी? हाँ, फील्ड में जो मेरी लास्ट पोस्टिंग थी वो एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट जोधपुर थी। उसके बाद 2009 में मैं जयपुर आ गया। 9 के बाद लगातार जयपुर रहे? सेक्रेटरी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, और उसके बाद जयपुर ही टिल रिटायरमेंट। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्रेटरी, और उस समय तो एक सेक्रेटरी, कमिश्नर या चेयरमैन होता था ना? अभी हाँ, तो तीनों पोस्ट उस वक्त भी थी, आज भी है। नहीं, अभी तो आरएस की ओर भी बढ़ा दी हाउसिंग बोर्ड में, डिप्टी सेक्रेटरी भी आरएस हो गए। हाँ, तो डिप्टी सेक्रेटरी जैसे मनीषा नहीं, वो अभी अशोक जी, दूसरी अरोड़ा लेडी जो अब आईएएस हो गई, पवन अरोड़ा की सिस्टर जी, वो अब, हाँ वो भी रही थी डिप्टी सेक्रेटरी। मुकुल शर्मा अभी जो सीएमओ में है आईएएस, वो भी डिप्टी सेक्रेटरी रहा था मेरे पास। और सीमा कुमार ये भी वहाँ रही थी। तो हाउसिंग बोर्ड में सर किस तरीके का उस समय हाउसिंग बोर्ड का कितना? देखिए, मैं हाउसिंग बोर्ड आपके टाइमिंग में क्या स्पेस सर?
देखिए, उस वक्त मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये ऑफ़र मिला था कि यदि आप जयपुर आने में इच्छुक हो जी। तो आप जयपुर कलेक्ट्रेट में एडीएम फर्स्ट या सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड में किस पद को प्रेफर करोगे। तो मैंने कहा मैं एडीएम कई जगह रह लिया, मुझे थोड़ा सा लाइट पोस्टिंग चाहिए, तो सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड इज़ बेटर, दैट इज़ माय चॉइस। तो मेरा वहाँ हो गया। लेकिन वहाँ आकर के मैंने देखा ये तो लाइट नहीं तो हेवी पोस्ट हो गई। कि हाउसिंग बोर्ड को बने हुए, हाउसिंग बोर्ड 1956 में बन गया था जी। और मैंने तो 2009 में ज्वाइन किया, यानी 54 साल बाद। लेकिन उससे पहले हाउसिंग बोर्ड की बहुत ज़्यादा कोई ऐसे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ सर्विस रूल्स तक नहीं बने हुए थे किसी भी कैडर के लिए, नए इंजीनियरिंग कैडर के लिए, नए मिनिस्ट्रियल कैडर के लिए, और एक तीसरा कैडर और होता था, वर्क चार्ज एम्प्लॉय, किसी के लिए सर्विस रूल्स भी नहीं थे। अब आप देखिए, जब सर्विस रूल्स नहीं होंगे तो प्रमोशन को लेकर के झगड़े होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, तो ढेर सारे रिट पिटिशंस और कोर्ट केसेस चलते थे। तो मैंने इसको टॉप प्रायोरिटी पे लिया। मैंने कहा सबसे पहले सर्विस रूल्स हो। तो मैंने एक रिटायर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी डीओपी डिपार्टमेंट से थे, मिस्टर शर्मा, उनको एंगेज किया और उनके सहयोग से मैंने तीनों विंग के सर्विस रूल्स बनवाए। विदिन 6 मंथ्स नए सर्विस रूल बना करके लागू कर दिए और उसके आधार पर फिर सबकी जो सीनियरिटी लिस्ट वगैरह बनाई गई और डीपीसीज हुई, बहुत सारे झगड़े खत्म हुए। लेकिन इस ड्यूरेशन में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, हॉलीडेज को भी बैठना पड़ता था। उस दौरान जयपुर में या पूरे राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड ने अपना विस्तार भी किया। बिल्कुल किया, और उसमें एक जो मुख्य मुद्दा आया था, आपको ध्यान होगा कि 2010-11 में उस वक्त की सरकार ने ये मेट्रो का प्रोजेक्ट टेकअप किया और मेट्रो के लिए इसका बेस स्टेशन बनाने के लिए जगह की ज़रूरत थी। तो उसके लिए जो अलाइनमेंट तय किया उसमें हाउसिंग बोर्ड की न्यू सांगानेर रोड, सिप्रापत, भरगुपत और गोपालपुरा बाईपास, इसके बीच में काफ़ी बड़ी लैंड आरक्षित की हुई थी फॉर आईएसबीटी, इंटर स्टेट बस टर्मिनल के लिए। अच्छा। उसको सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ मेट्रो का बेस स्टेशन बनेगा। लेकिन हाउसिंग बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन था, उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा ले लिया कि नहीं, ये ज़मीन हम मेट्रो के लिए नहीं लेने देंगे। यहाँ बस स्टैंड बना सकती है सरकार, आईएसबीटी बना सकती है, लेकिन मेट्रो के लिए नहीं। काफ़ी संघर्ष की स्थिति आ गई। तो उस वक्त यूडीएच मिनिस्टर थे शांति धारीवाल साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा भाई सेक्रेटरी साहब, इसमें आप कुछ कीजिएगा, इनको एसोसिएशन वालों को समझाइएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। मैंने एसोसिएशन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, इनको सबको साथ लेकर के, और मानसरोवर में इनका ऑफिस था, एक कम्युनिटी सेंटर पे, हाउसिंग बोर्ड का एक कम्युनिटी सेंटर था, वहीं ये बैठ के अपनी बातचीत करते थे। छुट्टी के दिन मैं उनके साथ बैठा और मैंने उनको समझाया। मैंने कहा देखिए, आप सोचते हो कि आप विरोध करके इस जगह को बचा लोगे, मैं आपको बताता हूं कि यदि सरकार ने तय कर लिया तो आप और हम मिलकर के केवल डिले कर सकते हैं 4-6 महीने, जमीन को बचा नहीं सकते। क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी तो एक्विजिशन एक्ट की अधिसूचना जारी कर देगी। सही। और एक्विजिशन एक्ट के प्रावधान इतने कठोर हैं कि यदि किसी का घर भी आता है
वो भी उसको भी एक्वायर किया जा सकता है, उसको कंपनसेट किया जाएगा। बिल्कुल। तो हमें भी इसका कंपनसेशन मिल जाएगा, लेकिन हम जमीन नहीं बचा सकते। इसके बजाय मेरी मंत्री जी से बात हुई है, तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि ये जेडीए के लैंड यूज प्लान में कॉमर्शियल है, हाउसिंग बोर्ड ने इसको आईएसबीटी के लिए आरक्षित रखा हुआ है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड का तो एक सेट अपार्ट करने का है अपने प्लान में। लैंड यूज वो माना जाएगा जो जेडीए ने निर्धारित कर रखा है, तो जेडीए ने कॉमर्शियल कर रखा है। तो हमें इस बात का बेनिफिट मिलेगा कि जमीन मिल जाएगी। इसकी वैल्यू जो है, जो डीएलसी रेट है, वो कॉमर्शियल के हिसाब से तय हो जाएगी, और उस हिसाब से हम तय करवा करके, चारों तरफ रोड है, इनकी अलग अलग रोड की डीएलसी रेट तय होती है, उन चारों का एवरेज लेकर के हम पूरी ज़मीन का वैल्यूएशन करवा लेते हैं। और गवर्नमेंट को मैं ये कहूँगा कि साहब जितना अमाउंट इसका डीएलसी रेट से बनता है, उतने अमाउंट की गवर्नमेंट लैंड हाउसिंग बोर्ड को दे दो, हाउसिंग बोर्ड को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप हमें दे दीजिएगा। बिल्कुल। और वो भी डीएलसी रेट पर ही दीजिएगा, हमें भी। सही है। तो हमें जो अदर देन कैपिटल सिटी दूसरी जगह मिलेगी, निश्चित रूप से वहाँ की डीएलसी कम होती है, और हमारे हाउसिंग बोर्ड को एक्सपेंशन के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। सही। तो वो ज़रूरत हम एक्वायर करके कब तक पूरी करेंगे? अदरवाइज इस तरीके से हमें, तो उस वक्त 470 करोड़ की वो उसकी वैल्यूएशन हुई, और उतनी अमाउंट की हमें अलग अलग जगह, जिसमें जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, नागौर, बाड़मेर, इन सब जगह हमें ज़मीन मिली। तो हाउसिंग बोर्ड को एक बहुत बड़ा लैंड बैंक मिल गया। आज भी उन ज़मीनों से हाउसिंग बोर्ड अपना काम कर रहा है। आप अजमेर सीओ भी रहे, बीकानेर भी रहे, और एक जगह चूरू रहे। तो अजमेर, इन सभी जगह सीओज के रूप में भी आपके खूब ग्राम विकास को लेके आज भी अच्छी चर्चाएं हैं कि बेनिफिशियरी लोगों तक पूरी योजनाएं पहुंची। देखिए, वैसे तो मैंने प्रयास ये किया कि मैं जहाँ भी रहा, मेरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको मेरे खुद के सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मैं डिस्चार्ज करूं, लेकिन जोधपुर में मैं वो नहीं कर सका। मल्टीपल रीजंस आर देयर। एक तो असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन दोनों, मेरा जो 12 महीने का पूरा पीरियड हुआ ही नहीं था, उस ड्यूरेशन में हो गई जी। दूसरा, मेरे को एक फैमिली प्रॉब्लम भी हो गई थी, उसकी वजह से भी मैं महीने भर छुट्टी पे रहा। इसके अलावा मैं जहाँ भी रहा, चाहे मैं सीडीपीओ रहा, चाहे विकास अधिकारी रहा, चाहे एसडीएम रहा, चाहे एडीएम रहा, अलग अलग जगह चाहे सीओ रहा, हर जगह मैंने मेरी एबिलिटी और अनुभव के हिसाब से मैंने जो काम किए वो मेरे सेटिस्फेक्शन के मुताबिक किए। कुछ एग्जांपल देता हूँ जी। जैसे बतौर एडीएम हनुमानगढ़, जो वहाँ का भाखड़ा कैनाल सिस्टम के 2 तहसीलें, 3 नौहर और बादरा, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाखड़ा कमांड एरिया की जो रूल्स बने हुए थे जी। उसमें यदि किसी भी काश्तकार को एलोटेड लैंड किस्तों के अभाव में यदि खारिज हो जाए तो उसको बहाल करने का प्रावधान नियमों में नहीं रखा गया, जबकि उस भाखड़ा कैनाल सिस्टम से पुराना जो गंग कैनाल सिस्टम था, जो गंगानगर हनुमानगढ़ में था, और उसके बाद का जो इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान कैनाल के नाम से शुरू हुई थी इंदिरा गांधी कैनाल, इसके जो रूल्स थे, इन दोनों में बहाली का प्रावधान भी था और उसमें नहीं था, और बीच का भाखड़ा वाला सिस्टम था, इसमें नहीं था। तो जिन जिन तहसीलों में भाखड़ा कमांड एरिया था, उन तहसीलों में ये समस्या थी। उन तहसीलों में नौहर, भादरा, पीलीबंगा भी था, सूरतगढ़ भी था, सादुल शहर भी था,
संगरिया भी था। लेकिन बतौर एडीएम मेरे जुरिस्डिक्शन में जो 4 तहसीलें थी, टीबी मेरे जुरिस्डिक्शन में थी, नौहर, भादरा और रावतसर, ये 4 तहसीलें मेरे जुरिस्डिक्शन में थी। हनुमानगढ़, पीलीभंगा और संगरिया कलेक्टर के जुरिस्डिक्शन में थी। तो वहाँ की तो मुझे कोई इश्यू था नहीं, मुझे डील करना नहीं था। मुझे इन 4 तहसीलों, तो टीबी में कोई भाखड़ा का सिस्टम नहीं था, रावतसर में नहीं था, इन 2 में था, नौहर और भादरा। तो वहाँ के किसानों की बड़ी प्रॉब्लम थी। अब जमीनें उनकी खारिज हो गई, किस्तें तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की चूकती है, तो काश्तकारों की तो यदि फसल नहीं हुई तो किस्त चूकेगी। बिल्कुल। और किस्त चूकते ही पटवारी प्रस्ताव दे देते, तहसीलदार आगे रिपोर्ट कर देते और खारिज हो जाता, और बहाली का कोई प्रावधान नहीं। आपने तो उनको फिर बहाल वो क्या रोका? बतौर अतिक्रमी वो काश्त करते तो उनकी फसलें कुड़क होती, जुर्माना लगता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे जब इसकी जानकारी हुई, मैंने पूरा तहकीकात की, तो मैंने कहा यार ये तो गलत बात है। जब पुराने सिस्टम में है, नए सिस्टम में है, बीच का जो भाखड़ा कमांड एरिया सिस्टम है, इसमें क्यों नहीं है? यानी कि ये गलती सरकार की रही है, काश्तकार की नहीं है। तो सरकार की गलती काश्तकार क्यों भुगते? सरकार सुधारे, सरकार को सुधारना चाहिए। तो मैंने एक तो गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा कि इन भाखड़ा जो रूल्स हैं, रूल्स को कमांड एरिया में कॉलोनी कंडीशंस कहा जाता है। तो मैंने कहा भाखड़ा कॉलोनी कंडीशंस है, उसमें भी खारिज रकबे की बहाली का प्रावधान होना चाहिए। तो जिस तरह से आईजीएनपी में है, उसी तरह से गंग कैनाल में है, उसी तरह से भाखड़ा कैनाल कमांड एरिया की जो कॉलोनी कंडीशंस है उसमें होना चाहिए। तो एक तो प्रस्ताव यहाँ भिजवा दिया, और मैंने तो बहाली का कार्यक्रम शुरू कर दिया। मैं नौहर तहसील हेडक्वार्टर पे और भादरा तहसील हेडक्वार्टर पर कैंप लगाता था, मेरी टीम लेके जाता था। वहीं जितना उसका बकाया किस्तें हैं, ब्याज, और जिस तरह से आईजीएनपी में 500 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान था, तो मैंने कहा भाखड़ा सिस्टम तो पुराना है, नए सिस्टम में 500 है तो अपन 500 की पेनल्टी ले लेते हैं। गंग के नाल में 100 रुपये की पेनल्टी थी, नए वाले आईजीएनपी में 500 की थी। तो हायर साइड में मैंने 500 रुपये की पेनल्टी, पूरा ब्याज, पेनल इंटरेस्ट सहित और मूल राशि वो जमा लेता, हाथों हाथ बहाली का आदेश देता और पटवारी तहसीलदार से रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल करवा देता। तो इस प्रक्रिया से किसान तो बहुत खुश, लेकिन बहुत सारे लोग इससे परेशान भी बहुत थे। स्वाभाविक, तो उनको एक सिक्के के नुकसान दो भी हो रहा पहलू। था। तो मेरी कंप्लेंट की गई, और बाकायदा मैंने उन 2 तहसीलों में जितना एरिया बहाल किया उसको कैलकुलेट करके तहसील वाइज, और वहाँ की डीएलसी रेट क्या है उसके वैल्यूएशन करके, और गवर्नमेंट को 8 करोड़ समथिंग का अमाउंट जसाराम से व्यक्तिगत रूप से वसूली के लिए हनुमानगढ़ जिले के एक मंत्री महोदय ने सीएम साहब को कंप्लेंट भेजी। मुझे बुलाया गया। चूँकि मैं हनुमानगढ़ जाने से पहले द देन रेवेन्यू मिनिस्टर स्वर्गीय श्री गंगाराम जी चौधरी बाड़मेर वालों का निजी सचिव रह चुका था 1.5 साल के लिए। जी, वो टाइम कौन सा था? 94-95। अच्छा, 94-95 94-95 जनवरी 94 से लेके और जुलाई 95 तक रहा, 1.5 साल। फिर द देन चीफ सेक्रेटरी मिठालाल जी मेहता साहब के कहने से मैं हनुमानगढ़ गया, अदरवाइज मेरी इच्छा नहीं थी। खैर, तो आई वॉज कॉल्ड फॉर हियर। तो मैं गंगाराम जी साहब से मिला, उन्होंने कहा सीएम साहब ने ये कागज़ मुझे दिया है, कहा कि ये अधिकारी आपके पास रहा है। हालांकि सीएम साहब भी जानते थे मुझे व्यक्तिगत रूप से, कई बार मुलाकात हुई थी। तो सीएम उस समय भैरव सिंह जी शेखावत थे। तो मैंने कहा जी शिकायत में जो तथ्य लिखे हैं जी वो तो सही है कि मैंने बहाली की है, लेकिन ये भी सही है कि नियमों में प्रावधान नहीं है, ये तथ्य तो सही, लेकिन ये गलत है कि वसूली जसाराम से की जाए। इसलिए गलत है कि जब इससे पुराने सिस्टम में भी ये बहाली का प्रावधान है, नए सिस्टम में है, तो सहवन से यानी भूल से ये प्रावधान रह गया भाखड़ा सिस्टम में।
साहब मैंने कहा नियम कौन बनाएगा? सरकार। सरकार तो आप हो, तो मैं तो आपका काम कर रहा हूँ, किसानों के हित का काम कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या किया है? और जो पैसा आया वो राजकोष में गया है। राजकोष में आया है, और इसमें आप जांच करवा लीजिए, कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की बू आपको कहीं लेस मात्र भी मिल जाए, सारा ओपन मजमे में किया है मैंने सारा काम। बिल्कुल। और कैंप लगा के किया। और पीछे बकाया कुछ नहीं छोड़ा, अमल दरामद तक, पासबुक तक सारी एंट्री वहीं करवाता था मैं, मौके पर ही। मौके पर ही। उसके बाद ही वहां से मैं उठता था कैंप से। तो ठीक है, सरकार कर सकती है, कानून बना सकती है, अब बना दीजिए। तो वो मुझे सीएम साहब के पास लेके गए। सीएम साहब ने पूछा, भाई आपने ऐसा किया? मैंने कहा बिल्कुल किया है। तो अब क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आप कानून बना दो, आप सरकार हैं, मैंने तो आपका काम किया है, सही है, आपके हित में किया है। काश्तकार खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, तो क्रेडिट तो गवर्नमेंट को ही मिलेगी ना। बिल्कुल। तो मैंने तो आपका काम किया है। और भैरू सिंह जी को वो बात इतनी पसंद आई कि गंगाराम जी साहब से, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से ये कहा कि आप इसका कैबिनेट मेमो बना के पेश करो। और कैबिनेट मीटिंग भी कॉल नहीं की उन्होंने, बाय सर्कुलेशन कैबिनेट का अप्रूवल लिया और 3 दिन में रूल बना करके अधिसूचना जारी करवा दी। और रूल को लागू कब से किया? जब से 1956 में वो रूल्स बने थे, तब से लागू कर दिया। ये बहुत बड़ी किसानों के लिए सौगात हो गई। अच्छा, जहाँ जहाँ पर आप रहे वहाँ वहाँ सामाजिक तौर पर लोगों को शिक्षित, जागरूक और संस्थागत रूप से भी आपने जो हॉस्टल्स, बोर्डिंग्स वगैरह स्थापित किए हैं, वो कहाँ कहाँ का ऐसा अनुभव है? देखिए, इसकी शुरुआत तो मैं जब झुंझुनू एसडीएम था वहाँ से हो गई थी। जी। झुंझुनू का किसान बोर्डिंग? किसान बोर्डिंग नहीं, झुंझुनू का दयानंद बालिका शिक्षण संस्थान। जी। एक जेबी शाह गर्ल्स कॉलेज बना हुआ था, और उसके सामने और कलेक्ट्रेट के बैक साइड में गवर्नमेंट लैंड थी। तो जेबी शाह गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाया गया। उसके लिए दयानंद शिक्षण संस्थान नाम की एक सोसाइटी बनी। उस सोसाइटी के शुरुआती अध्यक्ष एक जांगिड़ साहब हुआ करते थे, नाथूसर गांव के रहने वाले। उसके बाद रामनारायण जी केडिया थे, एक बिंजूसर गांव है, वहाँ के रहने वाले, वो उसके अध्यक्ष थे। मैं गया तब मेरे से प्रोफेसर घासीराम जी वर्मा मिले, और वो यूएसए में रहते थे। वो उस संस्थान से जुड़े हुए थे, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें भी इस हॉस्टल के बगल में 3.5 बीघा ज़मीन और मिली हुई है कॉलेज के लिए जी, लेकिन इस पर एसडीएम कोर्ट का स्टे है, वो ज़मीन हमें कैसे मिले? तो मैं उनके साथ गया, मौका देखा, फिर मैंने मेरे कोर्ट की फाइल मंगवाई, देखा तो मूल फाइल दावा तो मेरे कोर्ट में था, लेकिन स्टे एप्लीकेशन का जो एसडीएम कोर्ट से आदेश हुआ उसकी अपील आरडब्ल्यूए में गई थी। आरडब्ल्यूए के बाद में वो रेवेन्यू बोर्ड में सेकंड अपील में वो मामला चल रहा था। तो मैंने जैसे भी है उस जो वादी था, एक मुस्लिम खातेदार जिसने दावा किया कि ये ज़मीन मेरी है, 33 बीघा ज़मीन थी कि ये मेरी ज़मीन है, उसके पक्ष में एसडीएम का, मेरे जो पूर्ववर्ती अधिकारी थे उनका स्टे दिया हुआ था, परमानेंट इंजेक्शन। मैंने उन सज्जन को और उनके वकील साहब को दोनों को समझाया, वकील साहब के घर में बैठ के समझाया। वकील साहब भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं नाम लेने में भी कोई हिचक नहीं, विद्याधर जी कुलेरी नाम था उनका जी। उनके घर पे बैठ के उनको समझाया। मैंने कहा वकील साहब आप अपने दिल पर हाथ रख करके कह दीजिए कि क्या इस ज़मीन की खातिरदारी कभी भी आपके हो सकती है, इस क्लाइंट को मिल जाएगी क्या? तो उन्होंने कहा था संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा, नाजिम साहब, एसडीएम को नाजिम बोलते थे वो, हाँ,
कि नाजिम साहब आपने ऐसा सवाल कर दिया कि मैं मेरे क्लाइंट के सामने इसका जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने कहा मुझे जवाब मिल गया, बस मुझे जवाब मिल ये गया, अब संकेत ही आपको पर्याप्त। आगे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उनके क्लाइंट चले गए। उसके बाद मैंने उनको कहा आप अपने क्लाइंट से एक एप्लीकेशन पे साइन करवा के दावा विड्रा कर लो। दावा विड्रा करते ही स्टे एप्लीकेशन जहाँ भी अपील में वो खत्म मानी जाएगी। ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसका म्यूटेशन जो है वो गवर्नमेंट के नाम करवा करके, और कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने ऑफिस के लिए डिमांड कर जगह रखी मांगी है, और 3.5 बीघा ये दयानंद शिक्षण संस्थान को भी अलॉटेड है। तो इस ज़मीन का सरकारी विभागों के लिए उपयोग हो जाए। तो सरकारी विभाग भी अब वहाँ चल रहे हैं, और दयानंद शिक्षण संस्थान को भी वो जगह मिल गई, वहाँ कॉलेज बना हुआ है, एक बड़ा उनका कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है। बहुत शानदार है, देखा मैंने। तो शुरुआत तो वहाँ से हो गई। फिर चूँकि मुझे एक दिल में कशिश थी इस बात की कि 91 की सेंसस ऑपरेशन के जो प्रिलिमिनरी प्रोविजनल रिजल्ट्स आए, तो उसमें लिटरेसी रेट में मैंने देखा कि 27 ज़िलों में ओवरऑल नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है 70वीं पोजीशन पे था, 17। और विमेन एजुकेशन में तो 27 में से 24वें नंबर पे था। तो मुझे इस बात का बड़ा धक्का लगा कि नागौर में ऐसी क्या कमी है। न तो वो कोई डेजर्ट बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर की तरह, न उसमें कोई रेवेंस जो धौलपुर करौली सवाई माधोपुर या झालावाड़ कोटा वगैरह में है, और न वहाँ कोई ट्राइबल एरिया जो बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर राजसमंद वगैरह में है। नागौर में ठीक ठाक है, जमीन ठीक है, कृषि होती है, पशुपालन अच्छा है, फिर एजुकेशन कैसे नहीं है, ट्राइबल कल्चर भी नहीं है, फिर एजुकेशन की ये स्थिति क्यों है? ये दर्द महसूस हुआ। और फिर झुंझुनू से प्रेरणा मिली। झुंझुनू से मैंने देखा कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए किस तरह से लोगों में जागरूकता है। तो ये जागरूकता आपने नागौर डीडवाना में भी लाई। तो वो उसकी पहली शुरुआत फिर नागौर डिस्ट्रिक्ट एडुकेटर पर ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के नाम से केराम बगड़िया साहब का विजन था। उन्होंने 92 में उसकी जनवरी 92 से शुरुआत की थी। फरवरी में हमारी मुलाकात हुई। मैं हाई कोर्ट आया था एक कोर्ट केस के सिलसिले में, तो उनके साथ मिलकर के फिर हमने वो नागौर वाली संस्था के लिए काम करना शुरू किया। 2 साल बाद डीडवाना में एक बहुत ही ग्रूशम, मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट, जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उस तरह का एक एपिसोड, लाड़नू तहसील की खोखरी गांव की बच्ची जो निम्बी पढ़ने जाया करती थी, उसके साथ उसको बीच रास्ते से किडनैप करके उठा के ले गए। शी वाज सब्जेक्टेड टू गैंगरेप, और उसकी वजह से लाड़नू डीडवाना दोनों कस्बों में कई बार एजिटेशन हुआ, बंद हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस समय के, ये अप्रैल 94 की बात है, उस समय का प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधि कोई भी विक्टिम के साथ नहीं थे। तो काफ़ी समय पश्चात करीब 15-16 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर आया, और चूँकि मैं उस वक्त गंगाराम जी साहब की प्राइवेट सेक्रेटरी था, तो मेरे से मिला और कहा कि गंगाराम जी को आप कह करके इसमें हमारी मदद करवाइएगा। मैंने कहा ये तो आपकी मदद नहीं, मैं भी आपके साथ ही शामिल हूँ। बिल्कुल करवाएंगे। तो मैं उन लोगों को गंगाराम जी से मिलाया, और उस वक्त के जो होम मिनिस्टर कैलाश जी मेघवाल साहब थे, गंगाराम जी के साथ उनको कैलाश जी होम मिनिस्टर साहब से मिलवाए। और होम मिनिस्टर साहब से मैंने 2 ही रिक्वेस्ट की। मैंने कहा साहब ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा इनका ज्ञापन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 2 काम इमीडिएटली आप करवा दें। एक तो हमारा वहाँ सर्किल का जो पुलिस इंचार्ज है DYSP चुनाराम जाट, उसको वहाँ से
तुरंत शिफ्ट कीजिएगा, चाहे सस्पेंड करो, चाहे आप लाइन हाजिर करो, चाहे कहीं भेजो, इमीडिएटली उसका आदेश जारी हो जाए आज ही। दूसरा, इस केस को आप नागौर सिविल पुलिस के जुरिस्डिक्शन से ही बाहर CID-CB में कर दो, ताकि निष्पक्ष जांच हो जाए। होम मिनिस्टर साहब इतने मेहरबान थे कि उसी वक्त उन्होंने DG पुलिस, उस वक्त शांतनु कुमार जी थे, उनको फ़ोन किया और कहा, DG साहब मैं गंगाराम जी साहब को कॉफ़ी पिला रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी कॉफ़ी ख़त्म नहीं हो उससे पहले आपके ये दोनों आदेश आ जाए। आ गए और आ गए। उसके बाद मैंने प्रतिनिधिमंडल को कहा कि अब इससे आपको सेटिस्फाई नहीं होना है, 15 दिन बाद संडे है, उस दिन मैं लीड बनाऊंगा, आप और आप जैसे सोच विचार रखने वाले जितने लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा कीजिएगा। बोले साहब क्या मुद्दा रहेगा? मैंने कहा उसी दिन बताऊंगा। तो वो 26 या 27 जून का दिन था, हम वहाँ मिले, करीब 31 जने इकट्ठे हुए। 26-27 जून 1994 ग्रामोत्थान विद्यापीठ डीडवाना की शुरुआत। मेरा एक साथी जो क्लास फेलो भी था और बाद में LIC में भी साथ था, और उस वक्त वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर था, फतेह मोहम्मद खान, जो बाद में RTS सेलेक्ट हो गया, RS बना, RS से रिटायर हुआ, मेरे गांव के पड़ोसी, जतनपुरा बीरी का रहने वाला, उसको साथ ले गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्मेट होते हैं उनको मैंने कहा तुम ये साथ रख। उसी वक्त हमने वो सोसाइटी बनाई, और चूँकि मुझे ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की जानकारी थी जी, ज्ञान प्रकाश पिलानिया साहब की वजह से, क्योंकि वो जब केशवानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कलेक्शन करते थे तो मैंने भी उनके साथ रह करके कुछ मदद करवाई थी। खंडेला में भी करवाया, झुंझुनू में भी करवाया, सीकर में भी करवाया। तो मैंने भी नाम जो है संस्था का वो ग्रामोत्थान विद्यापीठ महिला शिक्षण संस्थान डीडवाना रखा। उसी दिन वो फार्म तैयार करके और फिर मैंने वहीं से फतेह मोहम्मद खान को नागौर भेज दिया। मैंने कहा कल सोमवार को DR कोऑपरेटिव के यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन करो, और डीडवाना और संस्था बन गई, स्थापना का वो तय हो गया। उसके बाद जब मैं हनुमानगढ़ में भी रहा तो हनुमानगढ़ में एक जाट कन्या छात्रावास, उसकी ज़मीन भी अलॉट करवाई। उसके पीछे भी कहानी है, लेकिन मैंने वो जाट समाज के लोग आए मेरे पास किसी काम में मदद के लिए। मैंने पूरी बात सुन के मैंने कहा मदद करूँगा, लेकिन आप जिस धर्मशाला के लिए मदद चाहते हो उसकी बाद में करूँगा, पहले लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाओ, उसके लिए मैं ज़मीन अलॉट करवाऊँगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो सहमत हो गए? वो सहमत हो गए, अनिच्छुक थे लेकिन अल्टीमेटली सहमत हो गए। उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी जाट धर्मशाला के लिए जी, वो लिटिगेशन में आ गई। प्रजापति समाज जो था उन्होंने कहा ये ज़मीन पहले हमें मिली हुई थी, हालांकि मिली हुई नहीं थी, वो तो ईंट भट्टे के लिए मिली थी। ईंट भट्टे की लीज खत्म हो गई तो वो गवर्नमेंट लैंड हो गई। उस गवर्नमेंट लैंड की प्लानिंग हो गई, प्लॉटिंग हो गई, और जाट समाज ने मंडी कमेटी से उसको ऑक्शन में ले लिया। तो वो एक प्रॉपर था। फिर भी चूंकि लिटिगेशन तो हो ही सकता है किसी भी आधार पे जी, और वो लिटिगेशन उस वक्त रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा था। SDO के यहाँ से RWA को और RWA के यहाँ से रेवेन्यू बोर्ड तक चल रहा था। तो मैंने कहा उसका तो बाद में निर्णय करेंगे धर्मशाला का, पहले आप हॉस्टल बनाओ लड़कियों के लिए। तैयार हो गए, हॉस्टल की ज़मीन अलॉट करवा दी, 10 महीने में 40 कमरों की हॉस्टल बना दी। और उसके बाद मैंने उनको उससे बेटर जगह पर, उससे डबल जगह धर्मशाला के लिए अलॉट करवाई, और उनको इस बात के लिए राजी किया कि आपने ज़मीन खरीदी, लिटिगेशन में भी खर्चा हुआ है आपका, फिर भी क्योंकि आपका समाज बड़ा है, कुम्हार समाज छोटा है, वो आपका छोटा भाई, उनको गिफ्ट कर दो ये लैंड। ग्रेट। और उनको गिफ्ट करवा दी। हालांकि
उसमें कुछ पदाधिकारी तो इस हाँ, बात वो के सब तो लिए सहमत नहीं होते, उनकी लेकिन फिर भी- भावनाओं को एक तरह से ठेस पहुंच रही थी कि हम इतने वर्ष इनसे लड़े हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, भाई भाई लेकिन लड़ते बड़ा हैं, मन रखो। फिर भी जो बड़े होते हैं उनको थोड़ा सा बड़ा दिल रखना होता है। आप इसको गिफ्ट कर दीजिए, आपको बड़ा संतुष्टि मिलेगी। गिफ्ट कर दिया। और धर्मशाला तो बाद में बन गई, वो आज भी वैसे ही पड़ा है। एनीवे, खैर वो उनकी अपनी इच्छा की बात है। लेकिन इसी तरह से मैंने रावतसर तहसील में पल्लू में एक धर्मशाला बनाई थी। मुझे वहाँ बुलाया गया। मैंने कहा मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन मेरी बात को भी सुनना और मानना पड़ेगा। तो मैंने उस धर्मशाला को गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट करवा दिया। आज वहाँ डिग्री कॉलेज भी चल रहा है। बिल्कुल। और लड़कियों की स्कूल नहर में भी है, भादरा में भी हो गया, हाँ। पल्लू में भी हो गया। अपना ये सीकर ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान हाँ जी। है, ये कब शुरू हुआ और किस तरीके से इसका, आप उसमें खूब आते जाते रहते हैं? देखिए, यूँ देखा जाए तो इसकी भूमि आवंटन से पहले से ही मैं इससे जुड़ गया था। अच्छा। मैं तो अंडर ट्रेनिंग था सीकर में, और एक रिटायर्ड आरएस अधिकारी हुआ करते थे, सुखवीर सिंह बाटड़। तो एक दिन मैं, मेरे जो ट्रेनिंग के इंचार्ज थे अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन हरीश करसनिया, उनके चैम्बर में बैठा था। उसी दौरान वो आए बाटड़ साहब, उनसे नमस्ते किया। एडीएम साहब ने कहा आइए आइए बाटड़ साहब विराजिए, लेकिन बाटड़ साहब बैठे नहीं। बोले बैठने लायक छोड़ा नहीं आपने हमें। अरे भाई मैं क्या करूं, मैंने तो सिफारिश की, कलेक्टर ने फाइल खारिज कर दी, मैं क्या करूं। बोले नहीं, हम तो आपको कलेक्टर समझते हैं। तो कहा अच्छा आप बैठो तो सही, लेकिन सुखवीर जी नहीं बैठे कि मुझे लड़कियों की हॉस्टल के लिए ज़मीन चाहिए। फिर उन्होंने, हरीश जी ने, एडीएम साहब ने कहा अरे बैठो, देखो आपका परिचय करवाता हूँ, ये नए आरएस ऑफिसर हैं नागौर के रहने वाले जस्सा राम चौधरी, अपने यहाँ एसीएम अंडर ट्रेनिंग है। तो मैं खड़ा हुआ, उनसे नमस्कार किया, हाथ मिलाया, और मैंने कहा सर आप विराजो, मैंने आपकी फाइल देखी है, तो मैं भी इसमें आपको कुछ मदद करना चाहता हूँ, आप बैठिएगा। तब वो बैठ गए। फिर मैंने एडीएम साहब को कहा, मैंने कहा एडीएम साहब आपके रेवेन्यू सेक्शन में मेरा 1 सप्ताह का अटैचमेंट था, उसमें मैंने ये फाइल देखी है, आप सही कह रहे हो, आपने सिफारिश की। कलेक्टर ने ये लिख करके पत्रावली को दाखिल दफ्तर करवा दिया कि ये तो कहीं मौके पर तो संस्था है ही नहीं, कागज में है, तो कागजी सोसाइटी को भूमि आवंटन नहीं किया जा सकता। ये कह करके फाइल दाखिल दफ्तर हो गई। और उसी दिन मैंने दूसरी फाइल भी देखी है, उसमें भी आपकी 2 जगह सिफारिश। बतौर नगर परिषद प्रशासक आपने प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि दूसरी जमीन, ये तो पंचायत की जमीन थी, कुड़ली पंचायत में शिवसिंहपुरा गांव में, और दूसरी सत्संग भवन के लिए सालासर रोड पर नगर परिषद एरिया की 1 बीघा जमीन निःशुल्क आवंटन के लिए आपने बतौर प्रशासक कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा, और बतौर एडीएम आपने फाइल पर उस पर अनुशंसा भी की है, और उस अनुशंसा को कलेक्टर ने यस किया है और गवर्नमेंट को भेज दिया। तो मैंने कहा इसको भी भेजा जा सकता। तो मैंने कहा साहब सत्संग जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी तो महिलाओं की शिक्षा है। बच्चियां पढ़ी लिखी होगी तो एक शिक्षित माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है, वहीं से सत्संग शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो ये बात आप कलेक्टर को कह सकते हो कि खारिज क्यों कर दी। तो बोले भाई मैं मेरे कलेक्टर को कैसे कहूँ। मैंने कहा क्यों नहीं साहब, कायदे की बात तो कही जा सकती है। बोले आप कह दोगे। मैंने कहा कह दूंगा, चलो अभी चलो कलेक्टर साहब के पास। फ़ोन किया तो कलेक्टर साहब थे नहीं, दातारामगढ़ चले गए विजिट पे। नेक्स्ट डे छुट्टी थी, तो मैंने कहा जी कल घर पे मिल लेते हैं बंगले पे कलेक्टर साहब से। तो बोले छुट्टी को मिल लेंगे। मैंने कहा हाँ मैं गांव नहीं जाऊंगा, कलेक्टर साहब से मिल लेते हैं अपन। नेक्स्ट डे हम कलेक्टर साहब से मिले। मैंने एसडीएम और एसीएम दोनों को भी साथ ले लिया। लक्ष्मी नारायण चौधरी एसडीएम होते थे उस वक्त, और उदल सिंह नाम से भरतपुर के एक रहने वाले वो एसीएम थे, उनको भी साथ ले लिया। और एडीएम साहब के पास सुखवीर जी
पहले से पहुंचे हुए थे। सबको एडीएम लेके साहब के कलेक्टर सामने के पास। कलेक्टर साहब रहते, उनके घर गए, उनसे मिले और वहाँ मेरे को ही बोलना पड़ा। मैंने कहा साहब सत्संग ज़्यादा ज़रूरी है या लड़कियों की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है? आपने सत्संग के लिए सरकार को निःशुल्क आवंटन के लिए भेज दिया, इनसे आप जो भी रिजर्व प्राइस होती है वो ले लीजिए बोले, लेकिन फाइल रिजेक्ट करने का क्या आधार है, क्यों किया? मिस्टर धीरेन्द्र गेमाऊ तो आज कलेक्टर, तो उदल सिंह जी भी बोले, एडीएम साहब एसडीएम साहब दोनों नहीं बोले, उदल सिंह जी बोल गए, बोले साहब ये नया अफसर जो कह रहा है बात तो सही है, हमारे भी समझ में आ रही है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई कल एडीएम साहब फाइल दोबारा भेज दो, कर दें। फाइल वापस आई, गवर्नमेंट के पास आई और 16 बीघा जमीन अलॉटमेंट हो गया। बहुत बड़ा सीकर के ग्रामीण उसके महिला बाद शिक्षण जब मैं संस्थान सौगात बनी। 95 में यहाँ गंगाराम जी के पास था, तब मैं वहाँ गया था बाय द वे, तो मुलाकात हुई, एक वकील साहब थे लक्ष्मण सिंह जी सुंडा, और एक वो आर्य साहब थे इसके ठेकेदार, अभी जो उसके अध्यक्ष हैं जाबरमल जी, उनके पिताजी। तो उनको मैंने कहा कि इस जगह हमारे पास एक किसी दूसरे टूरिज्म सेंटर के लिए, टूरिस्ट सेंटर के लिए फाइल आई थी, प्रपोजल आया है। तो यहाँ 7 बीघा ज़मीन पड़ी है, आप तुरंत अप्लाई कर दो, मैं कॉलेज के लिए अलॉट करवा दूंगा। तो कॉलेज के लिए वहाँ 7 बीघा निःशुल्क अलॉटमेंट 1995 में करवा दिया था गवर्नमेंट से। 16 पहले और 7 बाद में। हाँ। 23 बीघा जमीन। तो इस तरह से सीकर संस्था से भी जुड़ाव रहा है। अपनी वीर तेजा शिक्षण शोध संस्थान महिलाओं का जो मारवाड़ मुंडौर, वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ, इससे भी मेरा जुड़ाव रहा है। दरअसल मैं भंवर सिंह जी डांगावास साहब जो मेड़ता से विधायक होते थे, उनको ग्रामोत्थान विद्यापीठ नागौर और डीडमना दोनों की जानकारी थी। तो एक दिन वो असेंबली से अपनी तनख्वाह लेके आए और मेरे चैम्बर में आकर के मुझे एक नोटों की गड्डी पकड़ाई कि जसाराम जी इसमें 11,000 रुपये हैं, आपकी संस्था डीडमना के लिए मेरी तरफ से योगदान, इसकी तो रसीद मंगवा दीजिए, और अब मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लो, आपकी संस्था की एक ब्रांच मेरे डांगावास गांव में स्थापित करो, मिडिल स्कूल स्थापित करवाओ लड़कियों के लिए। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया और मैंने कहा सर, डांगावास में डीडमना संस्था की ब्रांच नहीं होगी, हालांकि संस्था बना लो आप, तो एक आप थोड़ा सा बड़ा सोच रखो। आपने तो मेड़ता में जन सहयोग से गवर्नमेंट कॉलेज बनवा दिया, बिल्डिंग बनवा दी, और 90 लाख रुपए आपने सरकार के खजाने में जमा करवा दिए 2 फैकल्टी लेने के लिए जी, कॉमर्स और साइंस के लिए। उस वक्त पैसे जमा करवाने पे गवर्नमेंट कॉलेज की सैंक्शन और फैकल्टी की सैंक्शन मिलती थी। अच्छा, जन सहयोग से जुटा के जमा कराओ तो हाँ, मिल जाती। स्कूल के लिए भी, यदि स्कूल भी चाहिए पैसा जमा करवाओ, स्कूल की सैंक्शन ले लो, कॉलेज के लिए भी पैसा जमा करवाओ, स्कूल की सैंक्शन ले लो। ये उस वक्त सरकार ने एक रूल बनाया। तो मेड़ता का कॉलेज भंवर सिंह जी डांगावास ने जन सहयोग से राशि कलेक्ट करके बिल्डिंग भी बनाई और गवर्नमेंट के खाते में भी करीब 1 करोड़ रुपए जमा करवाए। तो मैंने कहा आपने तो कॉलेज बनाया है और जन सहयोग लेना आप सीख ही गए, तो बड़ा सोचो, एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाओ, जिला स्तर का, राज्य स्तर का बनाओ। तो पहले तो उन्होंने कहा देखो मेरे को आप ऐसे मतलब ट्रकाने की कोशिश मत करो। मैंने कहा सर ट्रका नहीं रहा। उन्होंने कहा देखो मैं पुलिस का अधिकारी, अब ये मेरी उम्र, ये जनप्रतिनिधि का और भी दायित्व बहुत होता है, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा हम करेंगे आपके लिए, आपकी संस्था का गठन मैं करवा देता हूँ, जमीन आवंटन करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, आगे से आप संभालना। देन ही एग्रीड। तो मैंने पहले तो उसकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया, उसका डॉक्यूमेंटेशन में मैंने स्वर्गीय BR चोइल साहब का मदद ली, और उसके बाद मैं बलवंत सिंह जी बिश्नोई ADM प्रशासन थे नागौर में,
उनकी पोस्टिंग मैंने ही करवाई थी, उन्हें भंवर सिंह जी की सिफारिश से करवाई थी। उनको जिम्मा दिया कि नागौर के जमीन सर्च आसपास 10, 15, 20, 25 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पर भी 200 बीघा जमीन के आसपास हो और ग्राउंड वाटर हो, ट्यूबवेल का पानी मिल जाए, ऐसी ज़मीन की तलाश करवा के आप हमें बताओ। तो मुंडवा के पास खजवाना में ये 650 बीघा ज़मीन का चंक एक ही जगह मिल गया, गवर्नमेंट लैंड का, खजवाना गांव की रेवेन्यू एरिया में। उसका प्रस्ताव भंवर सिंह जी ने कलेक्टर को दिया। कलेक्टर वाज नॉट मतलब इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन गंगाराम जी ने, रेवेन्यू मिनिस्टर ने ओरिजिनल फाइल मंगवा ली, भैरू सिंह जी से बात करी और उसमें से 370 बीघा ज़मीन तो अलॉटमेंट हो गया और 290 बीघा ज़मीन सेट अपार्ट फॉर वीर तेजा शिक्षण संस्थान के लिए आज भी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और अभी सीआर चौधरी साहब के अध्यक्षता में अच्छा संस्थान चल रहा है, बहुत अच्छी संस्था चल रही है। तेजा स्थली के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, पहचाना जाता है उसको। तो इस लिहाज से मेरा उससे भी सब जगह हो अजमेर, रहा है। सीकर, बीकानेर, तो एक सर हाँ शिक्षा और पर्टिकुलरली महिला शिक्षा, ये वैसे भी मेरा एक कन्विक्शन के तौर पे रहा है शुरू से जी। और इसके पीछे एक टीस थी। टीस ये थी जी कि मैं जब आरएस ट्रेनिंग में था तो बहुत कम ऐसे अधिकारी थे जिनकी बेटर हाफ जो है वो इलिटरेट हो। तो बाद में एक बार मैं जब झुंझुनू एसडीएम था तब मैंने नागौर जिले से जितने आरएएस, आईएएस, आईपीएस, आरपीएस सिलेक्टेड थे जिनकी सूची बना सकता था, मैंने बनाई जी। और वो सूची ही मैंने केराम साहब को दिखाई थी। मैंने कहा इनमें से, इंक्लूडिंग केराम साहब हिमसेल्फ, मैंने कहा इनमें से किसी की बीबी पढ़ी लिखी हो तो मुझे बता दो। ऑल इंडिया सर्विसेज तक अधिकारी बने हुए हैं, लेकिन उनकी बेटर हाफ जो है वो इलिटरेट है। गलती उनकी नहीं है, गलती उनके अभिभावकों की भी नहीं है जी, गलती सरकार की है। पढ़ने की सुविधा कहाँ है? बिल्कुल, सुविधा ही नहीं है। यदि सुविधा होती तो बच्चियां भी पढ़ती, सही। तो इस सुविधा न होने के अभाव को हम किसी दूसरे पर किसी तरह का लांछन लगाने के बजाय या जिम्मेदारी बताने के बजाय वी शुड कंट्रीब्यूट समथिंग थ्रू पब्लिक कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल। और उसी मुहिम में लग गए जो आज भी चल रही है। चल 2009 के बाद सर आप जयपुर में पोस्टेड रहे, किन किन पदों पर रहे जयपुर में? हाउसिंग बोर्ड के बाद मैं करीब 10 महीने जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है उसमें सेक्रेटरी के तौर पे रहा। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्शियल टैक्सेशन रहा। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाईज रहा और उसके बाद रमसा में आ गए। रमसा को समसा में कन्वर्ट करवा दिया और उसके बाद में रिटायर हो गए। जनवरी 2018 में रिटायर हो गया। बिल्कुल। और आप पाठ्य पुस्तक मंडल में कब थे सर? तुम मिलने आए थे उस वक्त। हाँ, फर्स्ट टाइम में उसी समय मिला था, आपको याद है पूरा? अपनी शायद 2012 में। हाँ, 12 में आप। मैंने मार्च 2012 में, डेट ध्यान नहीं है लेकिन मार्च 2012 में ज्वाइन किया था। हाँ, दयाराम जी महरिया के रेफरेंस से मैं आपसे मिलने आया था। मिड ऑफ मार्च में ज्वाइन किया था जी। और आप कब आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे याद है कि हाँ, फर्स्ट पाठ्य मीटिंग पुस्तक मंडल वाज में आए इन थे। पाठ्य पुस्तक मैंने मंडल। 2-4 रेफरेंस आपको दिए कि इनसे मिल लो। जी। और पाठ्य पुस्तक मंडल के बाद में मैं एडिशनल कमिश्नर यहाँ कॉमर्शियल टैक्सेशन में आ गया था। रिटायरमेंट के बाद द देन गवर्नमेंट, द देन चीफ मिनिस्टर वसुंधरा जी ने मुझे राजस्थान सिविल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में एज मेंबर अपॉइंट किया और उसमें भी मैं ये कह सकता हूँ कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो
आरएस से रिटायर हुआ और उसमें मेंबर बनाया गया। जनरली आईएएस ही बनते हैं। जनरली आईएएस रिटायर्ड लोगों को बनाते हैं चेयरपर्सन, और लेकिन ये सर आपकी योग्यता, प्रतिभा, मेंबर क्षमता का जुडिशियल तो हमेशा परिचय सर्विंग था। होते हैं और बाकी मेंबर्स रिटायर। सर आप जब रमसा में रहे, रमसा से समसा बन गया और उस दौरान एडिशनल कमिश्नर भी रहे, मॉडल स्कूलों के कमिश्नर भी रहे, तो शिक्षा में उस समय सुधार भी, काफ़ी नवाचार भी हुए। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान प्लस निदेशालय और राजस्थान की शिक्षा को लेके देश भर में अच्छी वो उसकी रैंक भी आई थी, तो वो किस तरीके के नवाचार उस दौरान आपने किए सरकार में? देखिए, नवाचार में बहुत एक्टिविटीज़ थी, लेकिन मैं बहुत नटशेल में बताना चाहूँगा जी कि सबसे पहले तो हमने जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जी उनका एम्पावरमेंट किया, और उनका एम्पावरमेंट इस तरीके से किया जी कि आपको स्कूल में पदस्थापित बाबुओं के भरोसे नहीं रहना है और उन पर ही डिपेंडेंट भी नहीं रहना है। उसके लिए हमने एक येलो बुक जारी करी जी कि आपकी स्कूल्स के लिए जितने भी रिलेवेंट रूल्स है, प्रोविजंस है, सर्कुलर है, वो सारे उसमें डालें और उनको ये समझाया कि आप इनको पढ़िएगा और अपने आप की कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिएगा। बाबूजी जो कह दे उस पर भरोसा नहीं उस करना पर चाहिए। भरोसा रखने के बजाय अपने ड्रावर में रखो। हर एक स्कूल को दो दो वो येलो बुक दी गई कि एक बाबूजी को दे दो, एक आप रखो अपने ड्रावर में, और बाबूजी आपको मिसगाइड करने की कोशिश करे तो तुरंत येलो बुक निकालो और बाबूजी को दिखा दो कि बाबूजी ये प्रावधान ये है। दूसरा, हमने स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट किया, यहाँ तक कि जो कबाड़ फर्नीचर होता था या दूसरा मटेरियल होता था, उसको ऑक्शन करने के लिए भी कमेटी ऐसी बना रखी होती थी कि उस कमेटी का कभी बैठक हो ही नहीं पाती। तो अननेसेसरी कबाड़ खाना भरा रहता, कई क्लासरूम उसमें बिजी हो जाते। जी तो उसको हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। अरे एक प्रिंसिपल लेवल का अधिकारी उस कबाड़ खाने में क्या अनियमितता कर लेगा? सही है। तो उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। पहले ये था कि या तो डीओ ऑफिस से अकाउंटेंट आए, बिना अकाउंटेंट के मीटिंग ही नहीं हो सकती थी, ऑक्शन नहीं हो सकता। अब जिले में एक अकाउंटेंट और कितने स्कूलों और को संभालेगा? सैकड़ों स्कूल्स, कहाँ तो प्रिंसिपल्स को पावर दे दिए। प्रिंसिपल्स को पावर दे दिए। इसी तरह से हमने जो बॉयज फंड होता, बॉयज फंड के बारे में भी पूरे विभाग में एक बहुत गलत धारणा ऐसी जड़ जमाए बैठी थी कि प्रत्येक हेडमास्टर या प्रिंसिपल जब रिटायर होता है या उसका ट्रांसफर होता है तो एक बात जरूर कहता था कि मैं आज से 5 साल पहले इस स्कूल में बतौर हेडमास्टर या प्रिंसिपल आया, उस वक्त बॉयज फंड में यहाँ 12 लाख रुपए थे, आज मैं यहाँ 25 लाख रुपए छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने 13 लाख रुपए पिछले 5 साल में स्कूल के बॉयज फंड में ऐड किए हैं। हमने उनको समझाया आपने ऐड नहीं किया, पैसा बर्बाद किया है, वो पैसा तो बैंक में पड़ा है, बैंक की डिपॉजिट बढ़ रही है, स्कूल को क्या फायदा मिला है उससे? सही है। बॉयज फंड आपकी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बच्चों को पाठ्य सामग्री अवेलेबल करवाने में उनकी सुविधाओं के लिए है जी। आप इससे साइकिल स्टैंड बनाइएगा, आप इसमें ये कीजिएगा, वो कीजिएगा। तो बॉयज फंड का सिंप्लीफिकेशन कर दिया और उसमें सर्कुलर जारी करवा दिया कि इसके अंतर्गत जो स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी होती है, जिसमें सरपंच और जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, प्रिंसिपल की अध्यक्षता में होती है, यही इस बॉयज फंड के यूटिलाइजेशन के लिए ऑल पावरफुल होगी और इन एक्टिविटीज़ में खर्च किया जा सकता है। उसमें उसकी मरम्मत, वाइट वॉशिंग वगैरह वो सारी चीज़ें शामिल कर दी। 2 साल में सारी स्कूलों की रंगत बदल गई, रंग रोगन हो गया, साइकिल स्टैंड बन गए, फुलवारियाँ बन गई, फर्नीचर भी आ गया, कई बुक्स वगैरह आ गई, लाइब्रेरी में आ गई। करोड़ों रुपए पड़े थे,
हजारों करोड़ रुपए बतौर बॉयज फंड, उनका 2 साल में सारा इस्तेमाल करवा दिया। अभी सर इसके अलावा एक और बहुत बड़ा काम किया जी। एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अजीम प्रेमजी यू नो विप्रो यस के मालिक, तो उनके द्वारा एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम किया जाता है। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेंगलोर में हमने जो प्रिंसिपल्स हैं और वुड बी प्रिंसिपल्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाते थे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता था, रहने की सुविधा और 15 दिन की ट्रेनिंग, और हम उनको बाई एयर जर्नी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी देते थे प्रिंसिपल्स को। तो इससे जो प्रिंसिपल वहाँ गए, ट्रेनिंग लेने के लिए गए, बाई एयर गए, बहुत सारों ने जिंदगी में पहली बार एरोप्लेन देखा, फ्लाइट का एक्सपीरियंस लिया। और उनको अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में जो ट्रेनिंग दी जाती थी तो उनको ये एहसास हुआ कि भाई हम सिंपली कोई ऐसे नहीं है, हम भी कुछ हैं और हमारी बहुत प्रतिभा और क्षमताएं हैं कि हमारे भी कुछ अधिकार भी हैं, दायित्व भी हैं। तो स्कूलों में फिर थोड़ा सा देखभाल ढंग से शुरू हुई, एजुकेशन ठीक हुआ। इसके अलावा जो स्टाफिंग पैटर्न था जी, उसका एक डायनेमिक सिस्टम बना दिया कि जितने स्टूडेंट्स की संख्या, जितने सेक्शंस की संख्या, स्टाफ की संख्या उसके अकॉर्डिंगली होगी, मनमर्जी से नहीं होगी। बिल्कुल। इसके अलावा एक प्लेसमेंट ट्रांसफर के लिए काउंसलिंग सिस्टम शुरू किया, चाहे न्यू रिक्रूटमेंट है, चाहे डीपीसी से प्रमोशन है, प्लेसमेंट जो होगा कोई सिफारिश नहीं, सिस्टम बना दिया कि ये इनको प्रायोरिटीज मिलेगी। जैसे विडो है, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, महिलाएं हैं, डिवोर्सी हैं, इनको सबसे पहले प्राथमिकता, फर्स्ट चॉइस उनकी। जो वैकेंसी है वो स्क्रीन पे उनके सामने होगी, सबसे पहले उनको ऑप्शन मिलेगा, वो बताएंगे हाँ मेरी इस स्कूल में पोस्टिंग हो, वहाँ होती है उसकी। उसके बाद सामान्य महिलाओं, उसके बाद पुरस्कार प्राप्त टीचर्स की, फिर सामान्य टीचर्स की या प्रिंसिपल्स जो भी है, उससे काम करने की तो इससे एक तो टीचर्स को ये हुआ कि हमें हमारी पोस्टिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए फालतू में भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ कायदे से मिलनी चाहिए वहीं मिलेगी। उनमें ये विश्वास हो गया कि भागदौड़ करके मेरे से पीछे वाला या मेरे से जूनियर मेरे से बेटर पोजीशन नहीं ले सकता, पोस्टिंग नहीं ले सकता, तो वो एक आत्मविश्वास हो गया। आत्मविश्वास, तो जहाँ मिली उनको वहाँ चले गए। सर रिटायरमेंट आपका 2018 में हुआ, एक मैं भी उसका साक्षी रहा हूँ, शिक्षा संकुल में जो रिटायरमेंट सेरेमनी हुई, कई सारे आपके स्नेहीजन, शिक्षाविद, ऑफिसर्स सब आए, तो वो एक प्राउड मोमेंट था, उसको कैसे याद करते हैं? देखिए वैसे तो वो एक साधारण प्रक्रिया और परंपरा होती है, रिटायरमेंट के दिन ऑफिस वाले एक चाय पार्टी करते हैं, तो उसी तरह से मुझे भी फेयरवेल दिया गया था। लेकिन भाई लोगों का थोड़ा सा वो एक स्नेह और लगाव वाली बात थी कि बाहर से भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोगों को ये उत्सुकता थी कि उससे पहले, उससे करीब 6 महीने पहले द देन एजुकेशन मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक हमारी मीटिंग चल रही थी और उसमें जनसहयोग की बात आई कि भाई जनसहयोग के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। तो उस वक्त मीडिया भी बैठा था उस मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो मैंने जब मंत्री जी ने मेरे से भी पूछा भाई जसाराम जी आप भी इस संबंध में कुछ करना चाहते हो, मैंने कहा जी सर। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा सर चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल।
तो यदि हम जनसहयोग की आम आदमी से उम्मीद करते हैं तो शुरुआत खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आज इस अवसर पर ये घोषणा करता हूँ कि मुझे रिटायरमेंट के टाइम में पीएल एनकेसमेंट, जो लीव एनकेसमेंट का पैसा मिलता है, वो पूरा पैसा मैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए डिवोट करूँगा। तो इस बात को लोगों ने बहुत ही मतलब हाथों हाथ लिया और कई मीडिया पर्सन्स ने मंत्री जी से पूछ लिया, सर आप क्या घोषणा करते हो? खैर वो उन्होंने कह दिया कि समय पर करूँगा, ठीक है, उचित समय पे करूँगा, और किया ही होगा उन्होंने। लेकिन ये बात जो एजुकेशन फ्रेटर्निटी है उसमें काफ़ी फैल गई। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी रिटायरमेंट वाले दिन इकट्ठे हुए कि आज क्या बड़ी घोषणा करने उस वाले हैं। बंदे से मिले तो सही। हाँ बिल्कुल। तो दैट वाज ए प्राउड मोमेंट फॉर मी। यस। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद और उसके बाद जब मैं ट्राइब्यूनल में था, ट्राइब्यूनल से भी रिटायर हो गया था 3 साल के असाइनमेंट के बाद, तब भी मेरे से कुछ लोगों ने संपर्क किया प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज ने, जिसमें एक ओएनजीसी और मित्तल ग्रुप का जॉइंट वेंचर वाले भी आए थे। दे ऑफर्ड मी फॉर एन असाइनमेंट, जो इसमें स्टेट हेड के लिए मुझे ऑफर किया गया, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी प्राइवेट जॉब। तो मैंने विनम्रता से उनको कह दिया, सर मैं इस काम के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थी उस वक्त तक। दोनों बच्चे जॉब में थे, दोनों की शादियां हो चुकी थी। तो मैंने कहा अब जो भी जीवन है ये इट इज़ द टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी। यस। और आपने पेबैक सोसाइटी के उस प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया। और एक बात मैं केवड़ा जी कहना चाहूँगा सर, आपके मार्फत सभी को, कि सीनियर सिटीजन्स को कुछ लोग तो फ्यूज्ड बल्ब कहते हैं, कुछ लोग छुटा हुआ पटाखा बताते हैं, लेकिन वो एक तथ्य को भूल जाते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के पास वो प्रॉपर्टी होती है जो बाजार में किसी भी कीमत पर नहीं मिलती। बिल्कुल। कितना भी कोई नौजवान टैलेंटेड हो, ब्रिलियंट हो, मेहनती हो, कमिटेड हो, फिर भी उसको हासिल नहीं हो सकती जो सीनियर्स के पास है, जो सीनियर्स के पास है। और वो है अनुभव। जीवन के अलग अलग भूमिकाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में क्या चीज किस तरह से उसको हैंडल किया जाना चाहिए, किस तरह से उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, उसको पहले से ही विजुअलाइज किया जाए। और अभी मैंने जो एक मेरी पोस्ट आपको पढ़ाई जी, वो भी मेरे उस अनुभव का ही बिल्कुल परिणाम है कि मैंने वो पोस्ट लिखी जी। और उस पे एक भी कमेंट उसके अगेंस्ट में नहीं आया है, जबकि उसमें हजारों उस पक्ष विपक्ष लोग हो सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स का जो अनुभव है और जिनका स्वास्थ्य ठीक है, उनको अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन तो खैर सभी को करना होता है, किया ही जाना चाहिए। लेकिन जो टाइम आप जॉब के दौरान वारंट के काम को डिस्चार्ज करने के लिए देते थे, उसमें से भले ही आधा ही दीजिए सोसाइटी के लिए दीजिए। सोसाइटी से आपको बहुत कुछ मिला है। अब आपकी क्या दिनचर्या रहती है सर रिटायरमेंट के बाद? दिनचर्या देखिए, एक तो जैसे आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो कि सरकार में जो भर्तियां होती है उसकी जो वैकेंसीज का डिटर्मिनेशन होता है, वेरियस रिजर्व कैटेगरीज की पोस्ट के निर्धारण के लिए जो क्लासिफिकेशन होता है,
उसके लिए रोस्टर की जो सुविधा है और जो रोस्टर के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1995 से जो सिद्धांत प्रतिपादित कर रखे हैं, वो नहीं केवल हमारे प्रदेश में, पूरे देश में सब ने वो उसी को अंगीकार किया हुआ है और उसी की अनुपालना अपेक्षित है। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में कुछ इतनी जड़ता है कि उसको अक्सर से पालन नहीं किया जाता है। तो उसमें जो बेरोजगार यूथ है उनकी मदद में लगे हुए हैं, कई रूल्स में संशोधन करवा दिए, कई डजन से सर्कुलर नए जारी करवाए हैं, फिर भी ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो अभी भी गलत जो रिक्तियों का निर्धारण हो रहा है, क्लासिफिकेशन गलत हो रहा है, तो उसमें भी बच्चों की मदद करते रहते हैं, बिल्कुल बेरोजगारों की मदद करते रहते हैं। सर, आपका जो कार्यशैली है, व्यक्तित्व है, वो क्या रिटायरमेंट जैसी लगते नहीं, तो फिट बॉडी हेल्थ का क्या राज है? देखिए, वैसे तो कहने को ये कह सकते हैं भाई कि चूँकि मैं आज भी बैडमिंटन खेलता हूँ सुबह 1 घंटा जी, और मिनिमम 4 नहीं तो 5-6 तक गेम जॉइंट मतलब डबल्स में लगा लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो बॉडी की एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने के लिए, और एक जो सबसे बड़ी बात होती है स्पोर्ट्स में कि जिस तरह से मेडिटेशन होता है ना, जी सर, मेडिटेशन में इंसान को उस अवस्था में पहुंचाया जाता है जहां माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का इंटीग्रेशन होता है, एकाग्रता होती है। उसी तरह से जो स्पोर्ट्स है, जब आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें आपका माइंड, बॉडी एंड सोल इंटीग्रेटेड रहता है, तो वो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा आधार बनता है। दूसरा, चूंकि आप जो खेल रहे हो वो कन्विक्शन के लिए खेल रहे हो, हेल्थ के लिए खेल रहे हो, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है जी, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सेशन होता है और उसके बाद आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तीसरी चीज उसमें ये होती है कि आप उसमें जीतते भी हो, हारते भी हो, तो आपको हर परिस्थिति को सहजता से लेने की आप में एक क्षमता विकसित होती है, जिसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, उसका विकास होता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जीवन के जिस भी स्तर पर पहुंचा हूं, मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। जैसी सुविधा मिली, जैसी परिस्थितियां थी, उसमें वॉट एवर बेस्ट आई कैन डू आई डिड, तो मुझे उसका संतोष है। तो आई एम ए फुली सेटिस्फाइड पर्सन। मुझे किसी चीज का कोई ग्रूज नहीं है, किसी तरह का कोई वो गिला शिकवा नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जिसके पास सब कुछ है वो सबसे ज्यादा अपने आप को अभाव वाला बंदा समझता है कि मेरे पास ये और होना चाहिए, वो और होना चाहिए। तो इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का तो कहीं कोई सीमा है नहीं, अंत है नहीं। बाकी लाइफ इज ऑलवेज वेल। हाँ, लाइफ इज ऑलवेज वेल। और मैं तो समझता हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ मैं हासिल कर सका उसमें दूसरों का बहुत योगदान है, ऐसे लोगों का योगदान है जिससे मेरा कभी कोई रिलेशन था ही नहीं। कुछ ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे
नहीं देखिए, जैसे कॉम्पिटिशन? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट में इन दो गुरुजनों का हाथ रहा है, हनुमान सिंह जी जोधा और प्रोफेसर इकबाल नारायण। प्रोफेसर इकबाल नारायण तो मेरे टीचर भी नहीं रहे, दूसरी बार कभी मिले भी नहीं, केवल दूर से ही दर्शन होते थे कि हाँ इकबाल नारायण जी जा रहे हैं, क्योंकि नए नए आए थे यूनिवर्सिटी में, इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि जा करके उनको, और थोड़ा सा मन में ये भी था कि इस बंदे ने मेरे को पॉलिटिकल साइंस में डाल दिया सर लेकिन बाद में सोचा कि अच्छा हुआ। सर पॉलिटिशियंस के रूप में आप कई मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स के साथ आप रहे हैं, सीधा संवाद भी हुआ है, तो कौन कौन से चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर से विशेष आपका अटैचमेंट रहा या उनसे जो संवाद रहा जिनसे सीखने को मिला? देखिए, मिनिस्टर के तौर पे यदि मैं कहूँ तो निश्चित रूप से चौधरी गंगाराम जी जैसा विद्वान और न्यायप्रिय पब्लिक सर्वेंट, वो अद्वितीय श्रेणी के थे। इसके अलावा एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जिस व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए उनसे जो भी संपर्क में आया उनके लिए जो निस्वार्थ भाव से जिस व्यक्ति ने हमेशा मदद की, प्रोफेसर सांवरलाल जाट। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधियों से, जैसे मुख्यमंत्रियों से यदि मैं कहूँ तो जब से मैं जॉब में आया उसके बाद 3 मुख्यमंत्रियों से मेरी मुलाकात भी रही और तीनों ने ही अलग अलग समय पर मेरी मदद भी की। सबसे पहले तो भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने, मैंने हनुमानगढ़ का किस्सा बताया, उससे पहले जब झुंझुनू में एसडीएम था तो जब वो झुंझुनू आए तो मैंने उनसे कहा, साहब ये तकाबी का लोन जो है पता नहीं आज से कोई 25-30 साल पहले बांटा था, किसको मिला किसको नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ करोड़ रुपए का अमाउंट है, ये वसूली होती नहीं है, हम पटवारियों को डांटते रहते हैं, ऊपर वाले हमें डांटते रहते हैं, इसको एक लाइन से आप माफ़ क्यों नहीं कर दो? बोले प्रस्ताव भेज दो, और वो माफ़ कर दिया, पूरे स्टेट का माफ़ कर दिया था। इसी तरह से जब मेरे खिलाफ उनको शिकायत मिली इसकी डिडवाना ग्रामोत्थान विद्यापीठ के बारे में, या वो जो बागड़ा कैनाल में मैंने जो लोगों की ज़मीनें बहाल की, तो डिडवाना विद्यापीठ के बारे में जिस जनप्रतिनिधि ने शिकायत की तो गंगाराम जी उस वक्त मौजूद थे, तो गंगाराम जी ने बताया कि उन्होंने उनको ये कहा, मैं नाम नहीं लूँगा उन जनप्रतिनिधि का, मुख्यमंत्री जी भैरव सिंह जी ने ये कहा कि देखिए आप और हम तो देखो इन बातों पर विचार नहीं करते, अपने से कोई भले काम अच्छे काम होते ही नहीं है, कोई कर रहा है तो अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात। तो आइंदा ये ऐसी शिकायत न करें तो ही अच्छा है। और उसके बाद उन्होंने शिकायत नहीं करी और हनुमानगढ़ वाले में तो उन्होंने कानूनी करवा दिया। तो और मुख्यमंत्री 3 रहे ना। इसी तरह से वसुंधरा मैडम से उनके समय पर भी मेरे खिलाफ 2 बार शिकायतें हुई, लेकिन दोनों दफे बिना मेरी जानकारी के मेरे सीनियर ऑफिसर्स जो थे, जिनका मैं नाम बता सकता हूँ, एक तो मुकेश शर्मा साहब थे जिन्होंने उनके सामने हकीकत बताई, तो उस वक्त उन्होंने जो अधिकारी उनके बहुत नज़दीक थे और जिन्होंने उनको मिसगाइड किया, क्योंकि उनका शुरू से मेरे प्रति, जब मैं हनुमानगढ़ एडीएम था तब से ही कुछ ऐसा ही रिलेशन रहा, वो मुझे पसंद नहीं करते थे। तो उनको बुला करके मुकेश जी के सामने ही कहा कि मिस्टर
यू शुड नॉट ट्राई टू मिसगाइड मी। सीएम ने कहा और आपका पक्ष लिया और जो आदेश बना के लाए थे मुकेश जी शर्मा साहब, उसको कहा कि इसको फाड़ कर देंगे। और उन्होंने बाद में मेरे को इसमें ट्राइब्यूनल में मेंबर बनाया। इन्होंने अशोक जी गहलोत साहब जब फर्स्ट टाइम सीएम थे तो मैं बीकानेर, जब 2002-03 का भयंकर अकाल था तो उस वक्त मैं सीओ जिला परिषद होता था और उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर जो भी थे उनके कुछ अलग तरह के इंटरेस्ट होते थे, तो वो मेरी शिकायत करते रहते थे। और वहाँ के एक जनप्रतिनिधि और थे जिन्होंने मेरे खिलाफ यहाँ धरना भी सीएस ऑफिस के सामने दिया था। तो उसकी कभी इन्होंने वैसे परवाह नहीं की, लेकिन इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए टीम भेजी, एक आईएएस ऑफिसर के उसमें अध्यक्षता में, और उस टीम ने एक सप्ताह वहां रह करके जांच करके जो रिपोर्ट दी जी। उस रिपोर्ट के आधार पर फिर रिलीफ डिपार्टमेंट ने पूरे स्टेट में एक सर्कुलर जारी किया कि जो बीकानेर जिले में प्रक्रिया अपनाई हुई है रिलीफ ऑपरेशन में, यही प्रक्रिया सभी जिला कलेक्टर अपनाए। मतलब उसको नजीर माना है। तो मेरी ये मान्यता है कि यदि आप बिना किसी निजी स्वार्थ के कोई काम करते हो और उसमें यदि कोई प्रक्रिया का कहीं उल्लंघन होता है, तो यदि आपसे किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हो तो कभी आपका कोई नहीं बिगाड़ना चाहता, बल्कि आपको संरक्षण ही देगा। और आप अच्छी तरह निखर के आओगे, अच्छाई और निखरेगी। बिल्कुल। चले सर, आज बहुत सारी बातें हुई, अभी तो बहुत सारी आपसे बातें करना शेष है, कई सारे इश्यूज पर, वो नेक्स्ट फेज में करेंगे। आज के लिए 2 घंटे की अपनी वार्ता हुई है।